नमस्कार। आराम से बैठ जाइए और झात ब्रह्मांड के अंतिम छोर की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। गहरे अंतरिक्ष की चुप्पी की कल्पना कीजिए। यह पूर्ण खालीपन नहीं है। ये एक विशाल महासागर है जो सितारों की फुसफुसाहट, आकाश गंगाओं की गड़गड़ाहट और उन सूक्ष्म संकेतों से भरा है जो हम तक पहुंचने के लिए लाखों वर्षों से यात्रा कर रहे हैं। हमने इस ब्रह्मांडीय संगीत को सुनना सीख लिया है, लेकिन क्या होगा अगर इस शाश्वत सिम्फनी में कोई बेसुरापन, डिसोनेंस आ जाए? क्या हो अगर कोई या कुछ जानबूझकर इन संकेतों में हस्तक्षेप कर रहा हो, अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले संदेशों को विकृत कर रहा हो? आज हम सिर्फ बाहरी जीवन की खोज की बात नहीं करेंगे। हम एक चिंताजनक विसंगति, एनॉमली के बारे में बात करेंगे, जो वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई हमसे सच छिपाने की कोशिश कर रहा है? यह व्याख्यान रेडियो संकेतों में रहस्यमय हस्तक्षेप और उन ब्रह्मांडीय पहेलियों के बारे में है जो वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। क्या आप वह सुनने को तैयार हैं जो ब्रह्मांडीय शोर के पीछे छिपा है? तो आइए हम अपना गोता लगाना शुरू करें। इससे पहले कि हम विसंगतियों की दुनिया में उतरे, आइए समझते हैं कि हमने अंतरिक्ष को सुनना सीखा कैसे। इसकी शुरुआत परग्रही जीवों, एलियंस की खोज से नहीं, बल्कि एक सामान्य से काम से हुई थी। 20वीं सदी के 30 के दशक की शुरुआत में कार्ल जेनस्की नाम के एक युवा इंजीनियर बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में काम करते थे। उनका काम उस स्टैटिक शोर, स्टैटिक नॉइज के स्रोत का पता लगाना था जो अटलांटिक पार रेडियो टेलीफोन संचार में बाधा डाल रहा था। उन्होंने एक विशाल घूमने वाला एंटीना बनाया जिसे उनके सहकर्मियों ने मजाक में एजेनस्की का हिंडोला नाम दिया। दिन ब दिन उन्होंने प्रसारण सुना और विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने पास के तूफानों से आने वाले शोर, दूर के तूफानों से आने वाले शोर को तो पहचान लिया, लेकिन एक तरह का शोर था जो बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। यह एक हल्की लगातार होने वाली सीसी की आवाज थी जो हर 23 घंटे और 56 मिनट में उनके हेडफोन में सुनाई देती थी। खगोलविदों के लिए यह अंतराल परिचित है। यह नक्षत्र दिवस, साइड्रियल डे की अवधि है। वह समय जिसमें पृथ्वी सूर्य के बजाय सितारों के संबंध में एक चक्कर पूरा करती है। जेनस्की समझ गए कि शोर का स्रोत पृथ्वी पर नहीं है, यह सितारों के साथ साथ गति कर रहा है। इसका पता लगाते हुए उन्होंने निर्धारित किया कि यह रहस्यमय सीसी की आवाज हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र से आ रही थी। इस तरह पूरी तरह से संयोगवश रेडियो खगोल विज्ञान, रेडियो एस्ट्रोनॉमी का जन्म हुआ। हमें यह समझ आया कि ब्रह्मांड केवल दृश्य प्रकाश से ही नहीं, बल्कि रेडियो तरंगों से भी भरा हुआ है। तारे, आकाशगंगाएं, निहारिकाएं, नेबुला, ये सभी रेडियो रेंज में उत्सर्जन करते हैं और हमने इन गोलों के संगीत, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स को सुनने के लिए विशाल कान यानी रेडियो टेलीस्कोप बनाए। हमने प्राकृतिक संकेतों, पल्सर की नियमित गूंज, क्वासर के विस्फोट को कृत्रिम, पार्थिव हस्तक्षेप से अलग करना सीख लिया। लेकिन झात और अज्ञात के बीच की इसी सीमा पर ब्रह्मांडीय ईथर की इस चरमराहट में सबसे दिलचस्प रहस्य छिपे हुए हैं। तो हमने अंतरिक्ष को सुनना शुरू किया और लगभग तुरंत ही इसने हमें पहेलियों से रूबरू कराना शुरू कर दिया। इन्हीं पहेलियों में से एक जो आज तक अनसुलझी है और सबसे मशहूर है, वह है वाओ वाओ सिग्नल। कल्पना कीजिए, 15 अगस्त 1977 की एक गर्म गर्मी की शाम, खगोल शास्त्री जेरी एहमान ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी में एसएटीआई एसईटीआई नामक अलौकिक बुद्धिमत्ता खोज परियोजना में एक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे थे। उनका काम उन डेटा प्रिंटआउट्स को देखना था जिन्हें टेलीस्कोप ने कई दिनों में इकट्ठा किया था। यह काफी नीरस काम था क्योंकि ज्यादातर डेटा ब्रह्मांड के पृष्ठभूमि शोर, बैकग्राउंड नॉइज से भरा होता था, जो कागज पर 1, 2, 3 जैसी संख्याओं की अंतहीन पंक्तियों के रूप में दिखाई देता था। लेकिन उस दिन जब एहमान डेटा देख रहे थे, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो पूरी तरह से असाधारण था।
एक पेज पर उन्हें प्रतीकों की एक श्रृंखला दिखाई दी जो सामान्य पृष्ठभूमि से एकदम अलग थी। 6 E Q J 5। टेलीस्कोप जिस कोडिंग का उपयोग कर रहा था उसमें संख्याएं और अक्षर सिग्नल की तीव्रता को दर्शाते थे, और यह श्रृंखला एक अत्यंत शक्तिशाली नैरो बैंड सिग्नल की ओर इशारा कर रही थी जो सिर्फ 72 सेकंड तक चला। ठीक उतना ही समय जितना टेलीस्कोप को आकाश में उस स्रोत के पास से गुजरने में लगता था। यह सिग्नल पृष्ठभूमि के शोर से 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, और इसमें वे सभी विशेषताएं थीं जिनकी खगोल शास्त्रियों को किसी कृत्रिम अलौकिक स्रोत से उम्मीद थी। यह नैरो बैंड था, जिसका अर्थ है कि यह बहुत विशिष्ट आवृत्ति पर प्रसारित हो रहा था जो अधिकांश प्राकृतिक घटनाओं के लिए सामान्य नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह आवृत्ति 1420 मेगाहर्ट्ज हाइड्रोजन लाइन के रूप में जानी जाती है। यह तटस्थ हाइड्रोजन के उत्सर्जन की आवृत्ति है, जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई भी बुद्धिमान सभ्यता संपर्क स्थापित करने के लिए इसी आवृत्ति का उपयोग करेगी, क्योंकि यह एक तरह की सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय आवृत्ति है। जो देखा उससे स्तब्ध होकर रहमान ने उस असामान्य श्रृंखला को लाल पेन से घेरा और हाशिए पर वह मशहूर शब्द लिखा, वाओ। इस तरह यह सिग्नल इतिहास में दर्ज हो गया। ऐसा लगा मानो यह वह क्षण था जिसका इंसानियत सदियों से इंतजार कर रही थी, पहले संपर्क का क्षण। वैज्ञानिकों ने तुरंत बिग ईयर और दुनिया भर के अन्य टेलीस्कोपों को आकाश के उसी बिंदु धनु तारा मंडल की ओर मोड़ दिया जहां से यह सिग्नल आया था, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एकदम सन्नाटा। दर्जनों सैकड़ों बार वे उस क्षेत्र में लौटे, लेकिन वाओ, सिग्नल फिर कभी नहीं दोहराया गया। यह अंतरिक्ष की रात में एक अकेली चीख की तरह था जिसे हमने केवल एक बार सुना। यह क्या था? दशकों से कई तरह के सिद्धांत पेश किए गए हैं। कुछ ने सुझाव दिया कि यह कोई दुर्लभ प्राकृतिक घटना हो सकती है, जैसे कि अंतरिक्ष मलबे से पृथ्वी के किसी सिग्नल का प्रतिबिंब या कोई असामान्य गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। दूसरों ने अधिक विदेशी संस्करण सामने रखे। उदाहरण के लिए, यह सौर मंडल के पास से गुजरने वाले किसी बाहरी ग्रह के अंतरिक्ष यान का सिग्नल था, जो अब हमारी श्रव्य सीमा से बहुत दूर चला गया है। यहां तक कि दो धूमकेतुओं के बारे में भी एक सिद्धांत था, जो टेलीस्कोप के दृष्टि क्षेत्र से गुजरते हुए हाइड्रोजन का एक बादल बना सकते थे, जो इस तरह के सिग्नल को उत्पन्न करने में सक्षम होता। हालांकि इनमें से कोई भी परिकल्पना वाओ सिग्नल की सभी विशेषताओं को पूरी तरह से और ठोस रूप से समझा नहीं पाई है। यह अद्वितीय बना हुआ है। यह एक कृत्रिम सिग्नल होने का आदर्श दावेदार है, लेकिन दोहराव के बिना यह हमेशा के लिए केवल एक दिलचस्प विसंगति बनकर रह जाएगा। यह एक ऐसी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमय जगह हो सकता है, और यह फिसलन, इसकी प्रकृति को सिद्ध या अस्वीकृत करने की यह असंभवता इसे इस बात का एक आदर्श उदाहरण बनाती है कि जब हम अंतरिक्ष को सुनते हैं तो हम किस चीज से निपट रहे होते हैं। हम कुछ सुनते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि यह क्या है, और हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि हम इसे दोबारा सुनेंगे भी या नहीं। वाह! सिग्नल की पहेली ने अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज के कार्यक्रमों यानी सेटी को एक जबरदस्त गति दी। बुद्धिमान भाई बहनों को जानबूझकर खोजने का विचार नया नहीं है, लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही यह विज्ञान कथाओं के दायरे से निकलकर वास्तविक विज्ञान का हिस्सा बन गया। इस आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे युवा रेडियो खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक। सन 1960 में उन्होंने इतिहास का पहला सेटी प्रयोग आयोजित किया, जिसे प्रोजेक्ट ओज़्मा नाम दिया गया। पश्चिम वर्जीनिया के ग्रीन बैंक में स्थित 26 मीटर के रेडियो दूरबीन का उपयोग करते हुए ड्रेक ने इसे दो निकटतम सूर्य जैसे तारों टाउ सेटी और एप्सिलॉन एरिडानी की ओर मोड़ा। उन्होंने हाइड्रोजन रेखा पर उनके संकेतों को सुना, इस आशा में कि शायद कोई सुनियोजित कृत्रिम सिग्नल पकड़ा जाए।
यह परियोजना कई महीनों तक चली, लेकिन अफसोस, स्थिर शोर, स्टैटिक नॉइस के अलावा कुछ भी नहीं मिला। हालांकि प्रोजेक्ट ओज़मा का महत्व इसके परिणाम में नहीं, बल्कि इसके अस्तित्व के तथ्य में था। इसने सिद्ध किया कि अलौकिक सभ्यताओं की खोज एक व्यावहारिक वैज्ञानिक कार्य है। एक साल बाद सेटी पर एक सम्मेलन की तैयारी करते हुए ड्रेक ने उन सभी कारकों को व्यवस्थित करने का फैसला किया जिन पर अलौकिक बुद्धिमत्ता का पता लगाने की संभावना निर्भर करती है। इस तरह प्रसिद्ध ड्रेक समीकरण का जन्म हुआ। यह देखने में भले ही जटिल लगे, लेकिन अपने मूल में यह एक साधारण सूत्र है। यह हमारी आकाशगंगा में ऐसी तकनीकी रूप से विकसित सभ्यताओं की संख्या का आकलन करता है जिनके साथ हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस समीकरण में 7 कारक शामिल हैं। आकाशगंगा में तारों के बनने की गति, उन तारों का अनुपात जिनके पास ग्रह प्रणालियां हैं, ऐसी प्रणालियों में रहने योग्य ग्रहों की औसत संख्या, उन ग्रहों का अनुपात जिन पर वास्तव में जीवन उत्पन्न हुआ, बुद्धिमान जीवन वाली सभ्यताओं का अनुपात, अंतरतारकीय संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने वाली सभ्यताओं का अनुपात, और अंत में सबसे कठिन और निराशाजनक मापदंड, ऐसी सभ्यता का औसत जीवन काल। ड्रेक समीकरण की समस्या यह है कि हमें केवल पहले कारक का मान ही सटीक रूप से पता है। बाकी सभी कारक हमारी वर्तमान और बहुत सीमित जानकारी पर आधारित केवल अनुमान मात्र हैं। आप कौन से मान रखते हैं, इसके आधार पर परिणाम एक, यानी केवल हम, से लेकर लाखों सभ्यताओं तक भिन्न हो सकता है। लेकिन यह समीकरण स्वयं एक सटीक गणना उपकरण से ज्यादा एक दार्शनिक मार्गदर्शिका है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और उन कदमों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो जीवन को तकनीकी स्तर तक पहुंचने के लिए उठाने पर डिग्याचते हैं। निष्क्रिय रूप से सुनने के अलावा मानवता ने सक्रिय संपर्क के प्रयास भी किए हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है एरेसिबो संदेश, जो सन 1974 में प्यूर्टो रिको के विशाल रेडियो दूरबीन की मदद से भेजा गया था। यह बाइनरी कोड में एनकोड किया गया एक ग्राफिकल संदेश था जिसमें हमारी दशमलव प्रणाली, प्रमुख रासायनिक तत्वों, डीएनए की संरचना, मनुष्य की छवि, हमारे सौरमंडल और अरेसिबो दूरबीन के बारे में जानकारी थी। इस संदेश को M13, M13 नामक गोलाकार तारकीय समूह की ओर भेजा गया था जो हमसे 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि अगर वहां कोई है तो हमें जवाब 50,000 वर्षों से पहले नहीं मिलेगा। इसलिए यह एक प्रतीकात्मक कार्य अधिक था, हमारी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन और खुद को व्यक्त करने की हमारी इच्छा। सेटी कार्यक्रम आज भी जारी है और ये लगातार अधिक जटिल और बड़े पैमाने पर होते जा रहे हैं। हम एक ही समय में लाखों तारकीय प्रणालियों को सुन रहे हैं, विशाल डेटा सेटों का विश्लेषण कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शांति है। ब्रह्मांड की यह महान चुप्पी, जिसे फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। यदि इतनी सारी सभ्यताएं हैं तो वे सब कहां हैं, हमारी खोज की मुख्य प्रेरक शक्तियों में से एक है, और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। क्या हम गलत चीज खोज रहे हैं या गलत जगह? या इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि शायद संकेत मौजूद है, लेकिन किसी अजीब अनजाने हस्तक्षेप के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। रेडियो खगोल विज्ञान का इतिहास ऐसे पलों से भरा पड़ा है जब वैज्ञानिकों को लगा कि वे बस अब मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज करने वाले हैं, लेकिन अंत में उन्हें कुछ और ही मिला जो उतना ही चौंकाने वाला था। शायद इसका सबसे यादगार उदाहरण साल 1966 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सामने आया। जोसेलिन बेल बर्नेल नाम की एक युवा शोधार्थी क्वासार्स पर काम कर रही थीं। ये बेहद दूर और अत्यधिक चमकीले गांगेय केंद्र होते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने सुपरवाइजर एंथनी ह्यूज के साथ मिलकर एक नया रेडियो टेलीस्कोप बनाया जिसका क्षेत्रफल लगभग 57 टेनिस कोर्ट के बराबर था। जोसेलिन का काम हर दिन मिलने वाली किलोमीटरों लंबी डेटा की कागजी पट्टियों का विश्लेषण करना था। यह बेहद थकाऊ और नियमित काम था, लेकिन एक दिन डेटा का अगला हिस्सा देखते हुए उन्हें कुछ अजीब चीज दिखाई दी।
सामान्य शोर के बीच एक बहुत ही संक्षिप्त, बार बार दोहराया जाने वाला संकेत था, जो टेप पर मुश्किल से दिखने वाले धब्बे जैसा लगता था। ये क्वासर होने के लिए बहुत तेज और बहुत नियमित था। यह हर 1.33 सेकंड की अचूक सटीकता के साथ प्रकट हो रहा था। पहले टीम ने सोचा कि यह किसी जमीनी स्रोत से आने वाला हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस हो सकता है, शायद किसी कार का खराब इग्निशन या कोई खराब बिजली का उपकरण। लेकिन जांच में पता चला कि सिग्नल का स्रोत सितारों के साथ आकाश में घूम रहा था, जिसका मतलब था कि यह निश्चित रूप से अंतरिक्ष से आया था। यह सिग्नल इतना नियमित और बनावटी लग रहा था कि टीम ने मजाक में इसका नाम LGM-1 LGM-1 रख दिया, जिसका मतलब था लिटिल ग्रीन मैन, यानी छोटे हरे इंसान। कुछ समय के लिए उन्होंने गंभीरता से इस परिकल्पना पर विचार किया कि यह किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता का बीकन बीकन हो सकता है। एंथनी ह्यूश तो इस बात को लेकर चिंतित थे कि दुनिया में दहशत फैलाए बिना इस खबर को कैसे पेश किया जाए। उन्हें पता था कि अगर ये सच में एलियंस है, तो इस खोज के विशाल परिणाम होंगे। जोसेलिन बेल ने अपना काम जारी रखा और जल्द ही गैलेक्सी के अलग-अलग हिस्सों से आते हुए ऐसे 3 और सिग्नल खोज लिए। अब यह साफ हो गया कि ये 4 अलग-अलग सभ्यताएं नहीं हो सकती, जिन्होंने हमें एक ही समय में सिग्नल भेजने का फैसला किया हो, बल्कि यह खगोलीय पिंडों का कोई नया अज्ञात वर्ग था। और जल्द ही इन पिंडों की प्रकृति स्थापित हो गई। ये थे पल्सर, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ये विशाल तारों के अति सघन अवशेष होते हैं, जो सुपरनोवा के रूप में फट चुके होते हैं। केवल कुछ दसियों किलोमीटर के व्यास वाले ये पल्सर हमारे सूर्य के द्रव्यमान से भी अधिक वजन रखते हैं। इनके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जो इन्हें अपने चुंबकीय ध्रुवों से रेडियो उत्सर्जन की संकरी किरणें फेंकने के लिए मजबूर करते हैं। चूंकि तारा घूमता है, ये किरणें आकाश में एक बीकन यानी प्रकाश स्तंभ की रोशनी की तरह घूमती है। यदि पृथ्वी उस किरण के रास्ते में आ जाती है, तो हम एक संक्षिप्त, सख्त आवधिक पीरियडिक स्पंदनों को दर्ज करते हैं। पल्सर की खोज 20वीं सदी की खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गई। इसने न्यूट्रॉन तारों के अस्तित्व की पुष्टि की और हमें पदार्थ की चरम अवस्थाओं का अध्ययन करने और आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करने का एक अनूठा उपकरण दिया। इस खोज के लिए एंथनी ह्यूइश को 1974 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। दुर्भाग्य से जोसेलिन बेल, जिन्होंने वास्तव में यह खोज की थी, उन्हें विजेताओं में शामिल नहीं किया गया, जो आज भी वैज्ञानिक समुदाय में विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन छोटे हरे इंसानों की यह कहानी अलौकिक संकेतों की तलाश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन गई। इसने दिखाया कि ब्रह्मांड ऐसी घटनाएं पैदा करने में सक्षम है, जो आश्चर्यजनक सटीकता के साथ उसका अनुकरण करती है, जिसे हम बुद्धिमत्ता का संकेत मानते हैं। प्रकृति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रचनात्मक निकली, और यह सबक हमें बेहद सावधान रहने पर मजबूर करता है। इससे पहले कि हम एलियंस चिल्लाए, हमें सभी संभावित प्राकृतिक स्पष्टीकरणों को खारिज करना होगा, भले ही वे कितने भी अजीब क्यों न लगे। पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए आधुनिक रेडियो खगोल विज्ञान, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, आज एक ऐसी गुत्थी से जूझ रहा है, जो वाह सिग्नल और पल्सर की खोज दोनों को पीछे छोड़ सकती है। ये गुत्थी तेज रेडियो विस्फोट, फास्ट रेडियो बर्स्ट्स कहलाती है, जिसे संक्षेप में एफआरबी कहते हैं। इस क्षेत्र की कई महान खोजों की तरह एफआरबी की कहानी भी एक संयोग से शुरू हुई। साल 2007 में खगोलशास्त्री डंकन लॉरिमर और उनके छात्र डेविड नारकेविच ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप द्वारा जुटाए गए पुराने डेटा को दोबारा जांचने का फैसला किया। वे नए पल्सर की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जो बिल्कुल अलग था। यह एक अकेला अत्यंत शक्तिशाली रेडियो स्पंद, रेडियो इम्पल्स था, जो महज कुछ मिलीसेकंड तक चला, पलक झपकने से भी कम समय। मगर इस छोटे से वक्त में इसने उतनी ऊर्जा छोड़ी जितनी हमारा सूर्य कई दिनों में उत्सर्जित करता है। सिग्नल के विश्लेषण ने एक और अजीब बात उजागर की। ये बहुत ज्यादा डिस्पर्स था।
इसका मतलब है कि उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी की तरंगों से थोड़ा पहले पहुंची। ऐसा तब होता है जब रेडियो तरंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरे अंतरतारकीय माध्यम इंटरस्टेलर मीडियम से गुजरती हैं। स्रोत जितना दूर होता है, यह डिस्पर्शन उतना ही अधिक होता है। इस सिग्नल का डिस्पर्शन, जिसे बाद में लॉरिमर बर्स्ट कहा गया, इतना अधिक था कि यह हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी के बाहर अरबों प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स दूर स्थित किसी स्रोत की ओर इशारा कर रहा था। यह कुछ बिल्कुल नया और अनसुलझा था। कई सालों तक लॉरिमर बर्स्ट अपने आप में इकलौता ही रहा। कई खगोल शास्त्री इस पर संदेह करते थे। उनका मानना था कि यह शायद उपकरण की कोई दुर्लभ गलती या जमीन से उत्पन्न हुई कोई ऐसी बाधा हो सकती है जिसकी व्याख्या गलत की गई हो। हालांकि 2012 में पार्क्स टेलीस्कोप ने ऐसे ही कुछ और घटनाएं दर्ज की। ये स्पष्ट हो गया कि तेज रेडियो विस्फोट एक वास्तविक खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिकल घटना है। अवतिंग फुदसदैब तब से कनाडा के CHIMI चाइम जैसे नए ज्यादा संवेदनशील टेलीस्कोपों की मदद से हम हर साल सैकड़ों यहां तक कि हजारों FRB खोज रहे हैं। हमें उनके बारे में और जानकारी मिली है। हम जानते हैं कि वे आकाश में हर दिशा से आते हैं, जो उनके हमारी आकाशगंगा से बाहर के एक्स्ट्रा गैलेक्टिक मूल की पुष्टि करता है। हम ये भी जानते हैं कि कुछ FRB बार बार दोहराए जाते हैं। वे आकाश के एक ही बिंदु से स्पंद भेजते हैं, जबकि कुछ केवल एक बार चमकते हैं और हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। साल 2020 में एक बड़ी सफलता मिली। खगोल शास्त्री पहली बार हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर एक एफआरबी के स्रोत का पता लगा पाए। यह स्रोत एक मैग्नेटार निकला, जो एक अत्यधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाला न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन स्टार होता है। इस खोज ने इस बात का पुख्ता सबूत दिया कि कम से कम कुछ एफआरबी मैग्नेटार से ही उत्पन्न होते हैं। शायद उनकी सतह पर होने वाले शक्तिशाली विस्फोट, जिन्हें एक तरह का स्टारक्वेक कह सकते हैं, ही इस विशाल रेडियो ऊर्जा के उत्सर्जन का कारण बनते हैं। हालांकि गुत्थी सुलझने से अभी भी बहुत दूर है। मैग्नेटार का ये मॉडल एफआरबी के सभी देखे गए गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, कुछ एफआरबी सखत आवधिकता स्ट्रिक्ट पैरिडिसिटी के साथ क्यों दोहराए जाते हैं? सबसे प्रसिद्ध दोहराने वाले एफआरबी में से एक एफआरबी कौजा सीगा 102 90 दिनों तक चमकता है, फिर 67 दिनों के लिए शांत हो जाता है, जिसके बाद चक्र दोहराया जाता है। इस तरह के व्यवहार को केवल एक मैग्नेटार की गतिविधि से समझाना मुश्किल है, और जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने की कोई गुत्थी सामने आती है, तो और भी साहसी परिकल्पनाएं हाइपोथेसिस सामने आती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि एफआरबी शायद कोई प्राकृतिक घटना न हो। क्या यह एक टेक्नोसिग्नेचर हो सकता है? उदाहरण के लिए, यह आकाशगंगाओं के बीच यात्रा करने वाले विदेशी एलियन अंतरिक्ष यानों के अत्यधिक शक्तिशाली इंजनों का उपउत्पाद हो सकता है, या शायद ये जानबूझकर भेजे गए संकेत हों। प्राचीन सभ्यताओं द्वारा अंतर आकाशगंगा इंटरगैलेक्टिक संचार या नौवहन नेविगेशन के लिए स्थापित ऊर्जा बीकन्स। फिलहाल यह महज अटकलें स्पेक्यूलेशन है, लेकिन इन संकेतों की शुद्ध शक्ति और क्षणिक प्रकृति ब्रेविटी इन्हें अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प बनाती है। वे हमें चुनौती देते हैं, ऐसी भौतिक प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और यह ज्ञात और अज्ञात के बीच का यही ग्रे जोन है जहां यह विचार जन्म लेता है कि हम शायद केवल किसी प्राकृतिक आपदा के नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के गवाह बन रहे हैं जिसे किसी ने बनाया है, और संभवतः जिसे किसी ने विकृत डिस्टॉर्टेड भी किया है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी लेकिन सबसे अनदेखी समस्या की, या यूं कहें, आपकी रसोई में रखी माइक्रोवेव की। आकाशगंगा के लाइटहाउस और उपग्रही इंजनों के बारे में थ्योरी बनाने से पहले हर रेडियो एस्ट्रोनॉमर को एक बहुत ही जमीनी समस्या से निपटना होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस यानी RFI। रेडियो बैंड में हमारी पृथ्वी
एक अविश्वसनीय रूप से शोरगुल वाली जगह है। मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर, सैटेलाइट, टीवी और रेडियो स्टेशन, रडार, यहाँ तक कि घरेलू उपकरण, ये सब एक शक्तिशाली बैकग्राउंड नॉइज पैदा करते हैं जो अंतरिक्ष से आने वाले कमजोर संकेतों को आसानी से दबा सकता है। रेडियो टेलीस्कोप इतने संवेदनशील उपकरण होते हैं कि ये आपके मोबाइल फोन सिग्नल की शक्ति से अरबों गुना कमजोर सिग्नल को भी पकड़ सकते हैं। इसीलिए ये जमीन से आने वाले इस इंटरफेरेंस के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं। ऑब्जर्वेटरीज आमतौर पर दूर दराज, कम आबादी वाली जगहों पर बनाई जाती है, जिन्हें रेडियोमॉन क्षेत्र कहा जाता है, जहां कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कानूनन सीमित होता है। लेकिन यह भी हमेशा काम नहीं आता। रेडियो एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में कई मजेदार किस्से हैं, जब रहस्यमय कॉस्मिक सिग्नल को दरअसल जमीन की चीज मान लिया गया था। लेकिन शायद सबसे शिक्षाप्रद कहानी ऑस्ट्रेलिया की उसी पार्क्स ऑब्जर्वेटरी में हुई। 1961 से शुरू होकर टेलीस्कोप ने अजीब छोटे रेडियो सिग्नल दर्ज करना शुरू कर दिया, जिन्हें पेरिटॉन नाम दिया गया। ये तेज रेडियो विस्फोट, फास्ट रेडियो बर्स्ट्स की तरह लगते थे, लेकिन उनके विपरीत ये दूर अंतरिक्ष से नहीं, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर से आते हुए प्रतीत होते थे। वे बेतरतीब समय पर दिखाई देते थे और 17 सालों तक इनका रहस्य बना रहा। वैज्ञानिकों ने सिर खपाया, ऊपरी वायुमंडल में बिजली गिरने से लेकर किसी अज्ञात वायुमंडलीय घटना तक की थ्योरीज बनाई। पेरिटॉन का रहस्य एक वजह थी कि खगोल विज्ञान समुदाय को तेज रेडियो विस्फोटों की वास्तविकता पर इतने लंबे समय तक संदेह रहा कि कहीं वे भी कोई स्थानीय इंटरफेरेंस तो नहीं है। इसका खुलासा 2015 में हुआ और ये एक ही साथ मजेदार और शानदार था। पाइथन टीतो खगोलविदों की टीम ने इंटरफेरेंस की निगरानी के लिए टेलीस्कोप पर एक नया रिसीवर लगाया और इसने पता लगाया कि पेरिटॉन केवल काम के समय, लंच ब्रेक के दौरान ही दिखाई देते हैं। इससे भी ज्यादा, नए रिसीवर ने 2.4 गीगाहर्ट्ज पर विस्फोट दर्ज किए, जो सामान्य माइक्रोवेव ओवन की ऑन पैरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। जांच करने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि ऑब्जर्वेटरी की रसोई में 2 पुराने माइक्रोवेव रखे हुए थे। जब कोई कर्मचारी ओवन का काम पूरा होने और मैग्नेट्रॉन के बंद होने से पहले ही उसका दरवाजा खोल देता था, तो वह एक छोटा रेडियो पल्स छोड़ता था। ताडाम, रहस्यमय पेरिटॉन महज बेसब्र खगोलविदों के लंच गर्म करने का नतीजा थे। ये कहानी विज्ञान में ओकिनम का रेजर सिद्धांत का एक शानदार उदाहरण है। सबसे सरल व्याख्या ही अक्सर सही साबित होती है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी कॉस्मिक खोज की घोषणा करने से पहले सभी संभावित पार्थिव, जमीन से जुड़े स्रोतों को खत्म करना कितना जरूरी है। आधुनिक ऑब्जर्वेटरीज अब RFI को छांटने के लिए जटिल एल्गोरिदम और फिल्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग करती है। वे अलग अलग टेलीस्कोप से प्राप्त संकेतों की तुलना करते हैं, ज्ञात सैटेलाइट के साथ सहसंबंध, कॉरिलेशन खोजते हैं और सिग्नल के आने के समय का विश्लेषण करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमेशा यह संभावना रहती है कि जमीन से आने वाले किसी नए अज्ञात प्रकार के इंटरफेरेंस को गलती से कुछ बड़ा मान लिया जाए। और ये हमें हमारे आज के लेक्चर के मुख्य प्रश्न की ओर ले जाता है। हम प्राकृतिक कॉस्मिक शोर को अपने खुद के जमीनी शोर से अलग पहचानना सीख गए हैं। लेकिन क्या होगा अगर संकेतों का एक तीसरा प्रकार मौजूद हो? क्या होगा अगर कोई और शोर मचा रहा हो? और क्या होगा अगर यह हस्तक्षेप आकस्मिक नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया हो? अब हम उन सबसे साहसी और फिलहाल साबित न हो सकने वाली परिकल्पनाओं के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। हमने वाव सिग्नल जैसी प्राकृतिक विसंगतियों पर विचार किया। हमने तीव्र रेडियो विस्फोट, एफआरबी जैसी अत्यधिक प्राकृतिक लेकिन चरम घटनाओं के बारे में बात की। हमने पृथ्वी से होने वाले हस्तक्षेप, जमीनी शोर की समस्या पर भी चर्चा की। अब आइए अगला कदम उठाएं और ये सवाल पूछें, क्या होगा यदि इनमें से कुछ विसंगतियां या शायद सभी किसी बड़ी और गैर मानवीय चीज का हिस्सा हो? क्या हो
यदि कोई या कुछ हमारी प्राप्त हो रही रेडियो तरंगों में जानबूझकर हस्तक्षेप कर रहा हो, इस हस्तक्षेप की पहली और शायद सबसे सौम्य इनोक्यूअस व्याख्या गैलेक्टिक इंटरनेट का विचार है। कल्पना कीजिए कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे कई उन्नत सभ्यताओं से भरी हुई है। यदि वे काफी लंबे समय से मौजूद हैं, तो यह अत्यधिक संभावना है कि उन्होंने अंतरतारकीय दूरियों पर आपस में संवाद करने का कोई तरीका विकसित कर लिया होगा। हो सकता है उन्होंने एक ऐसा संचार नेटवर्क स्थापित किया हो जो पूरी आकाशगंगा को कवर करता हो। इस मॉडल में तीव्र रेडियो विस्फोट एफआरबी सिर्फ आकस्मिक प्राकृतिक प्रलय कैटेक्लाइजमस नहीं हो सकते, बल्कि इस नेटवर्क में प्रसारित हो रहे डेटा पैकेट हो सकते हैं। हम एक युवा और तकनीकी रूप से अविकसित सभ्यता के रूप में गलती से इन पैकेटों को पकड़ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें डिकोड नहीं कर सकते। हमारे लिए वे बस बेमतलब के शोर जैसे लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप 90 के दशक के डायल अप मॉडेम से आज की कोई आधुनिक वेबसाइट डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो। इस परिकल्पना के अनुसार कुछ दोहराए जाने वाले एफआरबीज की आवधिकता पीरियडिसिटी का कारण यह हो सकता है कि हम किसी नियमित डेटा ट्रैफिक के रास्ते में हैं। उदाहरण के लिए, इस नेटवर्क के दो बड़े नोड्स के बीच हो सकता है सिग्नल का स्रोत घूम रहा हो और हम केवल विशेष समय पर ही उसकी किरण की चपेट में आ पाते हो। औपतैतिक यह विचार बेशक पूरी तरह से अटकलों पर आधारित है, लेकिन यह एफआरबी की कई अजीबोगरीब बातों को सुरुचिपूर्ण ढंग से समझाता है, जैसे उनकी शक्ति, संक्षिप्तता और आकाशगंगा से बाहर का उनका मूल। यदि हम यह मान लें कि यह नेटवर्क अंतर आकाशगंगीय भी हो सकता है, इस परिदृश्य में हस्तक्षेप हमारे विरुद्ध निर्देशित नहीं है। हम बस एक अनजानी बातचीत के आकस्मिक गवाह हैं। दरवाजे पर खड़े होकर सुन तो रहे हैं, लेकिन भाषा नहीं समझ पा रहे। हम सूचना के इस राजमार्ग पर गुजरती गाड़ियों की रोशनी तो देखते हैं, लेकिन उनकी नंबर प्लेट नहीं पढ़ सकते। ये विचार ब्रह्मांड को कम अकेला बनाता है, लेकिन साथ ही हमारी तकनीकी अलगाव को भी उजागर करता है। हमें अभी तक इस गैलेक्टिक क्लब में शामिल होने लायक नहीं समझा गया है। हम अभी भी धुएं के सिग्नल भेजने के स्तर पर हैं, जबकि बाकी लोग पहले ही ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह परिकल्पना सेटी सीटी के लिए भी एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। साधारण लक्षित अभिवादन ग्रीटिंग्स वाले सिग्नलों के बजाय शायद हमें जटिल, संरचित, लेकिन हमारे लिए अनपेक्षित संचारों के निशान खोजने चाहिए। यह कहीं अधिक कठिन कार्य है, जिसके लिए डेटा विश्लेषण के नए तरीकों की आवश्यकता होगी। हमें विशुद्ध प्राकृतिक अराजकता से एक अर्थपूर्ण, लेकिन हमारे लिए विदेशी सिग्नल को अलग करना सीखना होगा। हो सकता है कि रहस्य को सुलझाने की कुंजी पहले से ही हमारे डेटा अभिलेखागार आर्काइव्स में पड़ी हो, लेकिन हम बस नहीं जानते कि उसे कैसे खोजना है। हम तो एक साधारण हेलो ढूंढ रहे हैं, और हमें वॉर एंड पीस जैसी पूरी किताब ऐसी भाषा में भेजी जा रही है जिसे हम जानते ही नहीं। तो विसंगतियों की पहली संभावित व्याख्या शत्रुतापूर्ण हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि उन सभ्यताओं की गतिविधियों का महज एक दुष्प्रभाव है जो हमसे इतनी आगे है कि उन्हें हमारे अस्तित्व का आभास तक नहीं है। उनका उत्सर्जन, एग्जॉस्ट गैस, हमारे लिए खगोल भौतिकी की सबसे बड़ी पहेली है, और यह शायद सभी सट्टा परिदृश्यों में सबसे अधिक आशावादी है। आइए अब हस्तक्षेप की दूसरी, ज्यादा जटिल और दिलचस्प परिकल्पना पर विचार करें। क्या होगा अगर हमें जो सिग्नल मिल रहे हैं वे पूरी तरह से कृत्रिम न होकर संशोधित प्राकृतिक घटनाएं हों? जरा उस सभ्यता की कल्पना कीजिए जो इतनी उन्नत है कि वह खगोल भौतिकी वस्तुओं एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ हेरफेर कर सकती है। ऐसी सभ्यता के लिए शुरू से विशाल ट्रांसमीटर बनाने के बजाय ब्रह्मांड में पहले से मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पल्सर या मैग्नेटर का उपयोग करना कहीं ज्यादा ऊर्जा कुशल होगा। इस मॉडल में एक तेज रेडियो विस्फोट, फास्ट रेडियो बर्स्ट, किसी प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि मैग्नेटर पर आए भूकंप, स्टारक्वेक से शुरू हो सकता है, लेकिन फिर
अंतरिक्ष में यात्रा शुरू करने से पहले यह सिग्नल किसी तकनीकी उपकरण से गुजरता है जो इसे मॉड्यूलेट करता है, यानी उसमें जानकारी भर देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम संगीत या भाषण को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों को मॉड्यूलेट करते हैं। वाहक तरंग, कैरियर वेव, भले ही सरल हो, लेकिन वह जो जानकारी ले जाती है वह जटिल होती है। इस दृष्टिकोण के कई फायदे हैं। पहला, यह ऊर्जा की बहुत बड़ी बचत है। सभ्यता को सूरज के बराबर शक्ति पैदा करने की जरूरत नहीं है। वह केवल उस ऊर्जा का उपयोग करती है जो पहले से मौजूद है। दूसरा, यह सिग्नल हमारे जैसी कम विकसित सभ्यताओं के लिए लगभग प्राकृतिक ही लगेगा। हम एक शक्तिशाली विस्फोट देखते हैं, उसकी प्राकृतिक विशेषताओं को देखते हैं, और ज्यादातर वैज्ञानिक ये मान लेते हैं कि यह महज एक मैग्नेटर है। सिग्नल की सूक्ष्म संरचना, उसके ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन और माइक्रोसेकंड के बदलावों का बहुत सावधानीपूर्वक विश्लेषण ही उसमें छिपे संदेश को उजागर कर सकता है। यह गुप्त संचार का या एक ऐसा संकेत, मीनार, बीकन बनाने का आदर्श तरीका है जो केवल उन्हीं का ध्यान आकर्षित करेगा जिन्होंने एक निश्चित तकनीकी विकास का स्तर हासिल कर लिया है और जो अंतरिक्षीय घटनाओं की पंक्तियों के बीच पढ़ना जानते हैं। यह विचार सेटी समुदाय के भीतर की एक पुरानी बहस से भी जुड़ा है कि बाहरी ग्रहों के सिग्नल कैसे दिखने चाहिए। यहाँ दो मुख्य खेमे हैं, बीकन, संकेत मीनार के समर्थक, और चोरी छिपे सुनने, ईव्सड्रॉपिंग के समर्थक। बीकन के समर्थकों का मानना है कि जो उन्नत सभ्यता खुद का परिचय देना चाहती है वह एक बहुत ही सरल, स्पष्ट और आसानी से पहचाना जाने वाला सिग्नल बनाएगी। कुछ ऐसा जैसे अंतरिक्ष में नमस्ते, हम यहां हैं। यह संकीर्ण बैंड का, शक्तिशाली और शायद दोहराया जाने वाला सिग्नल होगा जिसे प्राकृतिक घटना के साथ मिलाना असंभव हो। वाओ सिग्नल, अगर वह दोहराया जाता तो इस तरह के बीकन का एक आदर्श उदाहरण होता। दूसरी ओर, चोरी छिपे सुनने के समर्थक यह तर्क देते हैं कि हमें जानबूझकर भेजे गए संदेश नहीं, बल्कि उनके आंतरिक संचार, रडार सिस्टम या उनकी प्रौद्योगिकियों के साइड प्रोडक्ट ही मिलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई बाहरी सभ्यता हमारे टीवी स्टेशनों और सैन्य रडारों के विकिरण से हमारी मौजूदगी का पता लगा सकती है। प्राकृतिक सिग्नलों को संशोधित करने की यह परिकल्पना तीसरा, मध्य मार्ग सुझाती है। यह एक ही समय में बीकन और गुप्त संचार दोनों हो सकता है। यह एक ऐसा संकेत मीनार है जो प्राकृतिक घटना के रूप में छिपा हुआ है। इसे ढूंढने के लिए हमें केवल सुनना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि क्या और कहां खोजना है। यह किसी सामान्य किताब के पन्ने पर अदृश्य स्याही, इनविजिबल इंक से लिखे गुप्त संदेश को ढूंढने जैसा है। यदि आप उस पन्ने पर अल्ट्रावायलेट लैंप से रोशनी नहीं डालेंगे तो आपको वह दिखाई नहीं देगा। हमारे मामले में वही अल्ट्रावायलेट लैंप है डेटा विश्लेषण के नए तरीके और खगोल भौतिकी की गहरी समझ। अगर यह परिकल्पना सही है तो हो सकता है कि हमें दशकों से संदेश मिल रहे हों, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। वे डेटा के सामान्य प्रवाह में खो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें महज सामान्य अंतरिक्षीय शोर मान लेते हैं। इसका मतलब है कि मानवता के सबसे बड़े सवाल का जवाब शायद पहले ही हमारे हाथों में है, लेकिन हमने अभी तक उसे पढ़ना नहीं सीखा है। यह विचार एक साथ रोमांचक और थोड़ा निराशाजनक दोनों है। अब हम सबसे ज्यादा चिंताजनक और भयानक संभावना की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा अगर ब्रह्मांडीय संकेतों में हस्तक्षेप महज किसी परग्रही गतिविधि का दुष्प्रभाव नहीं है और न ही यह कोई छिपा हुआ मित्रवत संदेश है? क्या हो अगर यह जानबूझकर किया गया हो, शत्रुतापूर्ण हो, या कम से कम डर पर आधारित हो? यहां हम डार्क फॉरेस्ट, अंधेरे जंगल परिकल्पना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसे चीनी विज्ञान कथा लेखक लियू सिक्सन ने लोकप्रिय बनाया। हालांकि वैज्ञानिक जगत में इस पर पहले भी चर्चा होती रही है। ये परिकल्पना फर्मी विरोधाभास, फेर्मी पैराडॉक्स का एक डरावना जवाब देती है कि हम अन्य सभ्यताओं के कोई निशान क्यों नहीं देखते। इसका जवाब यह है कि ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है। इस जंगल में हर सभ्यता एक शिकारी है जो हथियारों से लैस है और पेड़ों के बीच दबे पांव
बिना कोई आवाज किए घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इस जंगल में दूसरे शिकारी भी हैं। अगर आप किसी अन्य जीवन को खोज लेते हैं, तो आप उसके इरादों के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। क्या वे मित्रवत होंगे? शत्रुतापूर्ण? आप कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते। कोई भी संपर्क एक बहुत बड़ा जोखिम है। और क्या होगा यदि वह दूसरी सभ्यता आपसे तकनीकी रूप से बहुत आगे है? तब आप उनके लिए या तो एक संभावित खतरा बन जाते हैं, जिसे पहले ही खत्म करना जरूरी है, या फिर आप महज एक संसाधन, रिसोर्स बन जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जहां तारों के बीच की दूरी पूरी तरह से बातचीत और समझ को लगभग असंभव बना देती है, जीवित रहने की सबसे सुरक्षित रणनीति है चुप रहना। और अगर आप किसी अन्य जीवन को पाते हैं, तो उसे नष्ट कर दे, इससे पहले कि वह आपको खोजे और नष्ट कर दे। इस संदर्भ में खोज लेना का मतलब मिटा देना है। इसलिए सब खामोश है। जो कोई भी अपना स्थान उजागर करता है, उसे पास के और अधिक उन्नत शिकारी द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में ब्रह्मांड में कोई भी रेडियो उत्सर्जन या अरेसिबो संदेश, अरेसिबो मैसेज जैसा कोई भी संदेश भेजना पागलपन का काम है। यह एक मौत की सजा है, जो बस प्रकाश की गति से हमारी ओर आ रही है। अगर डार्क फॉरेस्ट परिकल्पना सही है, तो यह रेडियो विसंगतियों, रेडियो अनोमलीज के बारे में हमारी पूरी सोच बदल देती है। संकेतों में हस्तक्षेप के दो उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है छिपाव, मास्किंग। एक विकसित सभ्यता जानबूझकर अपने तकनीकी संकेतों को विकृत या नष्ट कर सकती है, जिससे वे प्राकृतिक शोर जैसे लगे, ताकि किसी का ध्यान आकर्षित न हो। वे जटिल तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि उनका ग्रह और उनका सौर मंडल रेडियो बैंड में पूरी तरह से निर्जीव और नीरस दिखाई दे। दूसरा और भी भयानक उद्देश्य है दूसरों का सक्रिय दमन, एक्टिव सप्रेशन। इस जंगल में एक महासुपर शिकारी, सुपर प्रेडेटर की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसी सभ्यता है जो विकास के ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि वह आकाशगंगा के बड़े हिस्सों की निगरानी कर सकती है। यदि वह किसी ऐसी युवा तकनीकी सभ्यता की पहचान करती है जो रेडियो बैंड में शोर मचाना शुरू करती है, जैसा कि हम पिछले 100 वर्षों से कर रहे हैं, तो यह उसे शारीरिक रूप से नष्ट करने के बजाय उसके संकेतों को दबा सकती है। क्यों? शायद उसे भविष्य के संसाधन के रूप में आरक्षित, रिजर्व रखने के लिए, या फिर अपने आकाश गंगा क्षेत्र में रेडियो खामोशी बनाए रखने के सिद्धांत के कारण। इस परिदृश्य में तेज रेडियो विस्फोट, फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, एफआरबीज, उदाहरण के लिए किसी स्नाइपर के वार हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य पर्यवेक्षकों को अंधा करना या गुमराह करना है। जिन असामान्य संकेतों की हम व्याख्या नहीं कर सकते, वे इस छिपे हुए युद्ध या ब्रह्मांडीय पुलिस की गतिविधियों की गूंज हो सकते हैं, जो खामोशी सुनिश्चित करती है। निःसंदेह यह परिकल्पना सबसे निराशावादी है। यह ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीर पेश करती है जो सिर्फ खाली नहीं है, बल्कि छिपे हुए डर और खतरे से भरी है। यह संपर्क साधने की हमारी नेक इच्छा को एक जानलेवा खेल में बदल देती है, और यह हमें ब्रह्मांड की महान खामोशी, ग्रेट साइलेंस, को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। हो सकता है यह शून्यता की खामोशी नहीं है। हो सकता है ये उन लोगों की दबी हुई खामोशी है जो खेल के नियम जानते हैं और उन्हें तोड़ने से डरते हैं। डार्क फॉरेस्ट जैसी निराशाजनक संभावना पर विचार करने के बाद, आइए अब कुछ ऐसे विचारों की ओर लौटें जो ज्यादा वैज्ञानिक हैं और कम अटकलबाजी वाले, लेकिन फिर भी उनमें अजीबो-गरीबी की कमी नहीं है। इनमें से एक विचार यह है कि हम शायद किसी ऐसी सभ्यता की गतिविधियों को देख रहे हों जो हमारे जैसी नहीं है, बल्कि वो है जिन्हें हम कार्डाशेव स्केल पर टाइप 2 या टाइप 3 सभ्यताएं कहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि यह स्केल, जिसे सोवियत खगोल भौतिक विज्ञानी निकोलाई कार्दाशेव ने 1964 में प्रस्तावित किया था, सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा खपत, एनर्जी कंजम्पशन और उपयोग की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। टाइप 1 सभ्यता एक ग्रहीय प्लैनेटरी सभ्यता होती है, जो अपने ग्रह होम प्लैनेट पर उपलब्ध सभी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होती है।
वैसे हम अभी तक इस स्तर पर भी नहीं पहुंचे हैं। हमें लगभग 0.73 0.73 अंक दिए जाते हैं। टाइप 2 सभ्यता एक तारकीय स्टेलर सभ्यता होती है, जिसने अपने तारे की पूरी ऊर्जा को नियंत्रित करना और इस्तेमाल करना सीख लिया है। इस तरह की तकनीक का एक क्लासिक उदाहरण है डायसन स्फीयर। डायसन स्फीयर एक काल्पनिक महासंरचना मेगा स्ट्रक्चर जो तारे को पूरी तरह से घेर लेती है और उसके सभी विकिरण रेडिएशन को पकड़ लेती है। और अंत में टाइप 3 सभ्यता एक गांगेय गैलेक्टिक सभ्यता है जो अपनी पूरी आकाशगंगा के पैमाने पर ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम होती है। ऐसी महासभ्यताओं की गतिविधियां विशाल दूरियों से दिखाई देनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वे साधारण रेडियो संदेशों के रूप में हों। उनके टेक्नो सिग्नेचर्स कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर और अजीब होंगे। उदाहरण के लिए, किसी तारे के चारों ओर बनाया गया डायसन स्फीयर उसे ऑप्टिकल रेंज दृश्य सीमा में अदृश्य बना देगा, लेकिन साथ ही वह इंफ्रारेड विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन का एक शक्तिशाली स्रोत होगा। यह मूल रूप से वह गर्मी है जिसे महासंरचना अंतरिक्ष में उत्सर्जित करेगी। इसलिए ऐसी सभ्यताओं को खोजने का एक तरीका यह है कि उन तारों को ढूंढा जाए जिनमें असामान्य रूप से अधिक इंफ्रारेड उत्सर्जन होता है, और ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध है टैबी का तारा, टैबिस स्टार, या KIC 842 KIC 8462 8852। यह तारा चमक में अजीब गैर आवधिक नॉन पीरियोडिक गिरावट दिखाता है, जिसे प्राकृतिक कारणों से समझाना मुश्किल है, लेकिन इसका रेडियो सिग्नल और हस्तक्षेप इंटरफियरेंस से क्या लेना देना है। टाइप 2 या टाइप 3 सभ्यताएं जो तारों और आकाशगंगाओं के पैमाने पर ऊर्जा का उपयोग करती है, कुछ ऐसे दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है जिन्हें हम असामान्य रेडियो सिग्नल के रूप में समझेंगे। तारकीय इंजीनियरिंग स्टेलर इंजीनियरिंग की प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। किसी तारे की विशेषताओं को बदलना, तारों को विस्थापित करना, या यहां तक कि आवश्यक तत्वों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर सुपरनोवा विस्फोट शुरू करना। ऐसी गतिविधियों के साथ होने वाली ऊर्जा प्रक्रियाएं बहुत विशाल होंगी। वे रेडियो सहित सभी रेंजों में विकिरण के विस्फोट पैदा कर सकते हैं। हमारे लिए ये विस्फोट समझ से बाहर, अत्यंत शक्तिशाली और शायद दोहराई जाने वाली घटनाओं के रूप में दिखाई देंगे, जिन्हें हम अपने ज्ञात खगोल भौतिकी मॉडलों जैसे मैग्नेटार्स, न्यूट्रॉन तारों के टकराव आदियों की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तव में यह सिर्फ किसी गांगेय सभ्यता का औद्योगिक शोर इंडस्ट्रियल नॉइज हो सकता है। इस स्थिति में यह हस्तक्षेप फिर से हमारी ओर लक्षित नहीं है। हम उस गगनचुंबी इमारत स्काईस्क्रेपर के नीचे रहने वाली चींटियों की तरह है जिसका निर्माण चल रहा है। हम गड़गड़ाहट सुनते हैं, जमीन में कंपन महसूस करते हैं, वेल्डिंग की चमक देखते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि यह सब एक सोची समझी निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारे लिए ये सिर्फ यादृच्छिक डरावनी आपदाएं कैलामिटीज हैं। यह परिकल्पना हाइपोथेसिस बताती है कि हमें साधारण नमस्ते वाले सिग्नल क्यों नहीं मिल रहे हैं। एक ऐसी सभ्यता जो डायसन स्फीयर बनाने में सक्षम है, वह शायद बहुत पहले ही संचार के अन्य कहीं अधिक उन्नत तरीकों पर चली गई होगी। शायद गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स का उपयोग करके, या उन घटनाओं का उपयोग करके जिन्हें हमारे भौतिक विज्ञान ने अभी तक खोजा ही नहीं है। उनके लिए रेडियो संचार वैसा ही है जैसा हमारे लिए गुफा चित्रकला केव पेंटिंग। इसलिए वे इतने आदिम तरीके से हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ भी पकड़ पाते हैं वह सिर्फ उनकी भव्य गतिविधियों की हल्की सी प्रतिध्वनि एको है। इस तरह के टेक्नो सिग्नेचर की खोज आधुनिक सेटी का सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक है। यह हमें अपनी कल्पना का विस्तार करने और केवल छोटे हरे इंसानों को नहीं, बल्कि उन गांगेय इंजीनियरों के निशान खोजने के लिए प्रेरित करता है जो हम पर जरा भी ध्यान दिए बिना ब्रह्मांड का चेहरा बदल रहे हैं।
रेडियो संकेतों की अजीबोगरीब प्रकृति को समझाने वाली एक और परिकल्पना हमें और भी ज्यादा मूलभूत भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है। इसका संबंध उन चीजों से है जिन्हें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहा जाता है। ये स्पेस टाइम में मौजूद एक काल्पनिक, एक आयामी, वन डायमेंशनल टोपोलॉजिकल दोष है जो बिग बैंग के तुरंत बाद के शुरुआती पलों में बने होंगे। इसकी कल्पना आप ऐसे करें। आप एक ट्रे में पानी जमा रहे हैं। जैसे जैसे पानी जमता है, अलग अलग बिंदुओं से बर्फ के क्रिस्टल बनने लगते हैं। जब ये क्रिस्टल आपस में मिलते हैं तो उनकी सीमाओं पर दरारें या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। सिद्धांत के अनुसार कॉस्मिक स्ट्रिंग्स भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन उनका दायरा पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल है। ये दरअसल शुरुआती ब्रह्मांड में हुए चरण परिवर्तनों के अवशेष, रिलिक्स हैं। अगर ये स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, तो ये अविश्वसनीय रूप से पतली होनी चाहिए, शायद प्रोटॉन से भी पतली, लेकिन साथ ही इनमें बहुत ज्यादा द्रव्यमान और तनाव होना चाहिए। ये पूरे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में फैली हो सकती हैं। इन्हें अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से चलना चाहिए और ये बंद लूप्स भी बना सकती है। यह इन्हें हमारे विषय के लिए इतना दिलचस्प क्यों बनाता है? इन कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का पदार्थ और विकिरण के साथ तालमेल अनूठे और देखने लायक प्रभाव पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई स्ट्रिंग या लूप डोलता है या खुद को काटता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण तरंगों के शक्तिशाली बर्स्ट छोड़ दे सकता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सिद्धांत ये भी भविष्यवाणी करता है कि कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे स्ट्रिंग पर तथाकथित कस्प्स यानी तीखे मोड़द हाथ्स बनने पर, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण, खासकर रेडियो तरंगों के बेहद शक्तिशाली केंद्रित पुंज बीम्स भी उत्सर्जित कर सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, एफआरबीज, ठीक ऐसी ही घटनाएं हो सकती हैं। कॉस्मिक स्ट्रिंग के कस्प से निकलने वाला संकेत बहुत छोटा, बहुत शक्तिशाली होगा और ब्रह्मांडीय दूरियों से आएगा। यह सब एफआरबी के देखे गए गुणों से पूरी तरह मेल खाता है। अगर स्रोत एक डोलता हुआ लूप है, तो बर्स्ट्स बार बार भी आ सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह परिकल्पना कुछ अन्य रहस्यों को भी सुलझा सकती है। उदाहरण के लिए, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को गुरुत्वाकर्षण लेंस, ग्रेविटेशनल लेंसेज की तरह काम करना चाहिए, लेकिन बहुत खास विशेषताओं के साथ। उन्हें दूर के क्वासरों या आकाशगंगाओं की दोहरी तस्वीरें बनानी चाहिए, जबकि उनके बीच कोई दिखाई देने वाला लेंसिंग द्रव्यमान मौजूद न हो। और ऐसी जुड़वां वस्तुओं की जोड़ियां वास्तव में देखी गई हैं। हस्तक्षेप के संदर्भ में कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक प्राकृतिक घटना का बेहतरीन उदाहरण है, जो आश्चर्यजनक सटीकता के साथ कृत्रिम संकेत की नकल करती है। अगर हम कॉस्मिक स्ट्रिंग के एक डोलते हुए लूप से आने वाले पूरी तरह से आवधिक, पीरियोडिक और शक्तिशाली बर्स्ट्स की एक श्रृंखला दर्ज करते, तो हम बड़े यकीन के साथ इसे एलियन बीकन मान लेते। ये बात हमें फिर से उस सबक की याद दिलाती है जो हमें पल्सरों की खोज से मिला था। ब्रह्मांड ऐसी चालें चलने में सक्षम है जो सबसे अनुभवी पर्यवेक्षकों को भी धोखा दे सकती हैं। हम बुद्धि की तलाश करते हैं, पर पाते हैं एक नई, मूलभूत भौतिकी। यह निश्चित रूप से उतना ही रोमांचक है, लेकिन यह कहानी पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा इस परिकल्पना का एक और भी ज्यादा विदेशी, एग्जॉटिक संस्करण मौजूद है। क्या होगा यदि एक उन्नत टाइप अतराई सभ्यता ने इन कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का केवल निरीक्षण करना नहीं, बल्कि उनमें हेर फेर करना सीख लिया हो? वे इनका इस्तेमाल एक विशालकाय ब्रह्मांडीय वीणा की डोरियों की तरह कर सकते हैं। उन्हें आवश्यक आवृत्ति पर कंपन करवाकर ऐसे संकेत पैदा कर सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित किए जा सके। इस मामले में हम फिर से प्राकृतिक, या इस मामले में आदि अवशेष, घटनाओं को संशोधित करने के विचार पर लौटते हैं। हम कॉस्मिक स्ट्रिंग से एक बर्स्ट देखते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुआ था या किसी ने इस स्ट्रिंग को छेद प्लक्ट दिया था। फिलहाल कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का अस्तित्व एक विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक भविष्यवाणी है।
जिसका अभी तक कोई विश्वसनीय अवलोकन संबंधी प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन इनकी तलाश जारी है, और अगर वे मिल जाती है तो यह न केवल भौतिकी में क्रांति लाएगा, बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले इन रहस्यमय संकेतों की कहानी में एक नया, पूरी तरह से अप्रत्याशित मोड़ भी जोड़ देगा। आइए, थोड़ी देर के लिए हम इस अनोखी फिजिक्स से ध्यान हटाकर खुद संकेतों पर लौट आते हैं। आखिर एक सिग्नल में ऐसी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे हम पूरे विश्वास के साथ कह सके कि हाँ, यह कृत्रिम है? सेटी, सेटी संस्थान और अन्य संगठनों के वैज्ञानिकों ने इसके लिए मानदंडों की एक पूरी सूची तैयार की है। इनमें सबसे जरूरी है सिग्नल की बैंडविड्थ, पट्टी की चौड़ाई। आमतौर पर प्राकृतिक खगोलीय स्रोत बहुत बड़े आवृत्ति क्षेत्र, फ्रीक्वेंसी रेंज में उत्सर्जन करते हैं। यह किसी झरने के शोर जैसा है, जिसमें हर तरह की ध्वनि शामिल होती है। लेकिन संचार के लिए बनाया गया कृत्रिम ट्रांसमीटर अपनी सारी ऊर्जा को स्पेक्ट्रम के एक छोटे से हिस्से में केंद्रित करने के लिए बेहद पतली आवृत्ति पट्टी का उपयोग करेगा, ताकि शोर के बीच वह साफ दिखाई दे। यह झरने के शोर के बीच बांसुरी की आवाज जैसा है, उसे अलग करना आसान है। वाओ! सिग्नल में ठीक यही विशेषता थी। यह अत्यंत नैरो बैंड था, जिसने इसे इतना पेचीदा बना दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण मापदंड है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की मौजूदगी। प्राकृतिक सिग्नल आमतौर पर अव्यवस्थित या साधारण आवृत्तिक होते हैं, जैसे कि पल्सर के। जानकारी देने वाले कृत्रिम सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाना चाहिए, यानी उसकी विशेषताएं, जैसे एम्पलीट्यूड, आवृत्ति या फेज, एक जटिल, गैर यादृच्छिक नियम के अनुसार समय के साथ बदलनी चाहिए। इस मॉड्यूलेशन को डिकोड करना अगली चुनौती है, लेकिन पहले हमें इसे खोजना होगा। हम वहां जटिलता और सुसंगति ढूंढ रहे हैं, जहां अव्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा संकेत है डॉपलर परिवर्तन, डॉपलर शिफ्ट। चूंकि सिग्नल का स्रोत जरूर किसी ग्रह पर होगा, जो अपने तारे के चारों ओर घूम रहा होगा, हमें सिग्नल की आवृत्ति में एक आवृत्तिक बदलाव देखना चाहिए। जब ग्रह हमारी तरफ चलेगा, तो आवृत्ति थोड़ी बढ़ेगी, और जब हमसे दूर जाएगा, तो घट जाएगी। इस डॉपलर परिवर्तन में एक जटिल वक्र होगा, जो ग्रह के अपनी धुरी पर घूमने और तारे के चारों ओर चक्कर लगाने दोनों को दर्शाएगा। इतने जटिल डॉपलर बदलाव का पता लगाना इस बात का बहुत ठोस सबूत होगा कि स्रोत किसी ग्रह पर ही स्थित है। चौथा मापदंड है सिग्नल का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। विद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवीकृत हो सकती हैं, यानी उनके कंपन एक निश्चित प्लेन में हो सकते हैं। कृत्रिम सिग्नल में ध्रुवीकरण का एक बहुत ही विशिष्ट, जटिल प्रकार हो सकता है, जैसे कि वृत्ताकार ध्रुवीकरण, सर्कुलर पोलराइजेशन, जो प्रकृति में शुद्ध रूप में बहुत कम मिलता है। अब इन मानदंडों के साथ आइए हम अपने मुख्य सवाल पर लौटते हैं। आखिर हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस, इन विशेषताओं में कैसे दिखाई दे सकता है? कल्पना कीजिए कि हमें एक लगभग आदर्श सिग्नल मिलता है। वह नैरो बैंड है, उसमें जटिल मॉड्यूलेशन है, लेकिन उसमें कुछ अजीब है। उदाहरण के लिए, उसका डॉपलर परिवर्तन किसी भी जात ग्रह की गति से मेल नहीं खाता। या उससे भी दिलचस्प बात यह है कि हमें एक ही बिंदु से एक साथ दो सिग्नल मिलते हैं। एक तो आम प्राकृतिक स्रोत, जैसे कि पल्सर, लगता है, और दूसरा उस पर लदा हुआ एक कमजोर, जटिल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यह सीधा उस परिकल्पना की ओर इशारा कर सकता है जिसके बारे में हमने बात की थी, कि प्राकृतिक स्रोतों में संशोधन किया गया है। हो सकता है कोई पल्सर को ही अपनी संचार तरंग कैरियर वेव के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो। या इसके विपरीत, कल्पना कीजिए कि हमें एक आदर्श कृत्रिम सिग्नल मिलता है, लेकिन वह समय समय पर गायब हो जाता है। वह सिर्फ ओझल नहीं होता, बल्कि जैसे उसे कोई ब्लॉक कर रहा हो या जैमिंग कर रहा हो। यह अंधेरे जंगल, डार्क फॉरेस्ट की परिकल्पना से जुड़े उस महाशिकारी की गतिविधि का संकेत हो सकता है, जो इस सिग्नल को दूसरे निरीक्षकों से छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी सूक्ष्म अनियमितताओं और विसंगतियों की तलाश ही आधुनिक सेटी का अग्रदूत है। वैज्ञानिक अब सिर्फ सिग्नल नहीं खोज रहे हैं, वह सिग्नल के अंदर सिग्नल,
वह सिग्नल जो सिग्नल न होने की कोशिश कर रहा है, या वह सिग्नल जिसे कोई रोक रहा है, ढूंढ रहे हैं। इसके लिए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जा रहा है, जो इन मुश्किल से पकड़े जाने वाले अजूबों की खोज में पेटाबाइट्स डेटा को छान सकते हैं। यह अब सिर्फ अंतरिक्ष को सुनना नहीं है, यह सच्ची ब्रह्मांडीय फॉरेंसिक्स, कॉस्मिक फॉरेंसिक्स है, जहां हम छोटे से छोटे सबूतों से घटना की तस्वीर को फिर से जोड़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि संदेश का लेखक कौन है और वह रहस्यमय संपादक कौन। आइए इस समस्या के एक और पहलू पर विचार करें, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम हमेशा रेडियो संकेतों की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ रेडियो ही क्यों? इसकी वजह सीधी है। रेडियो तरंगें अंतर तारकीय धूल और गैस को आसानी से पार कर लेती हैं, जो दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट को सोख लेते हैं, और इन्हें उत्पन्न करने के लिए किसी बहुत ही विदेशी या जटिल तकनीक की जरूरत नहीं होती। हमने खुद 100 साल पहले रेडियो संचार में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए यह तर्कसंगत लगता है कि अन्य सभ्यताएं भी इसी से शुरुआत करेंगी। लेकिन क्या होगा अगर एक विकसित सभ्यता ने संचार के ज्यादा उन्नत तरीकों के पक्ष में रेडियो को बहुत पहले छोड़ दिया हो? इसे पुरानी तकनीक की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हो सकता है कि हम गलत जगह और गलत चीज की तलाश कर रहे हों, क्योंकि हम अपने ही अनुभवों से अनुमान लगा रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे हम किसी आधुनिक सभ्यता के निशान, आसमान में आग के धुएं, कोयले की आग से को देखकर खोजने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, कभी यह लंबी दूरी के संचार का मुख्य तरीका था, लेकिन अब यह पूरी तरह पुराना हो चुका है। रेडियो के कौन से विकल्प हो सकते हैं? सबसे पहले जो दिमाग में आता है वह है ऑप्टिक्स, यानी लेजर। लेजर बीम को बहुत सटीक तरीके से फोकस किया जा सकता है और एक विशेष तारा प्रणाली की ओर भेजा जा सकता है। ऐसा संकेत ऊर्जा कुशल, एनर्जी एफिशिएंट होगा और इसे पकड़ना मुश्किल होगा, बशर्ते आप सीधे उसके रास्ते में न हो। ऑप्टिकल सेटी, ऑप्टिकल सेटी कार्यक्रम पहले से मौजूद है। वे तारों से निकलने वाले बहुत छोटे एकल रंग के प्रकाश, मोनोक्रोमैटिक लाइट की तलाश करते हैं, जो लेजर पल्स हो सकते हैं। अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन खोज जारी है। दूसरा, थोड़ा और विदेशी, एक्सोटिक विकल्प है न्यूट्रिनो। ये प्राथमिक कण, एलिमेंट्री पार्टिकल्स पदार्थ के साथ लगभग कोई इंटरेक्शन नहीं करते और एक पूरे तारे के बीच से भी बिना रुके निकल सकते हैं। यह उन्हें जानकारी का एक आदर्श वाहक, इन्हें कैरियर बनाता है, जिसे ब्लॉक करना असंभव है। समस्या यह है कि न्यूट्रिनो को ढूंढना भी उतना ही मुश्किल है। हमारे पास विशाल भूमिगत डिटेक्टर है, लेकिन वे हमारे अपने सूर्य से आने वाले न्यूट्रिनो को भी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। किसी परग्रही सभ्यता से निर्देशित न्यूट्रिनो पुंज बीम का पता लगाना हमारी वर्तमान क्षमताओं की सीमा पर है। तीसरी संभावना है गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स, यानी स्पेस टाइम के ताने बाने में होने वाले कंपन। लाइगो, एलाइगो और विर्गो, विर्गो जैसी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं की खोज के साथ हमें ब्रह्मांड का अध्ययन करने का एक बिल्कुल नया तरीका मिला है। एक उन्नत सभ्यता गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न और मॉड्यूलेट करना सीख सकती है, जिससे एक ऐसा संचार चैनल बन सकता है जो पूरे ब्रह्मांड में उपलब्ध होगा। लेकिन इसका हमारे रेडियो संकेतों में हस्तक्षेप के विषय से क्या संबंध है? यह बहुत सरल है। यदि कोई सभ्यता अपने मुख्य संचार के लिए, मान लीजिए, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करती है, तो रेडियो बैंड उनके लिए कचरा या केवल एक उप उत्पाद बन सकता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न करने वाली शक्तिशाली प्रक्रियाएं, जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारों के साथ हेरफेर, उसी समय भारी मात्रा में रेडियो उत्सर्जन भी पैदा कर सकती है। इस स्थिति में फास्ट रेडियो बर्स्ट, एफआरबी, न तो कोई संकेत है और न ही कोई औद्योगिक शोर, बल्कि यह केवल गुरुत्वाकर्षण तरंग इंजन या ट्रांसमीटर से निकलने वाला निकास, एग्जॉस्ट है। यही उनकी भारी शक्ति और उनकी ए पार्ट अर्थहीनता, सीमिंग मीनिंगलेसनेस की व्याख्या करता है।
इससे भी बढ़कर, अगर अंतरिक्ष के एक ही बिंदु पर कई तकनीकों से जुड़ी कोई जटिल गतिविधि हो रही है, तो हमें बहुत अजीब तस्वीर देखने को मिल सकती है। उदाहरण के लिए, हम एक शक्तिशाली रेडियो बर्स्ट देखते हैं और कुछ देर बाद उसी बिंदु से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का बर्स्ट और फिर एक न्यूट्रिनो चमक भी। इस तरह की बहु चैनल, मल्टी चैनल घटना को मानक खगोल भौतिकी मॉडलों से समझाना लगभग असंभव होगा। यह स्पष्ट संकेत होगा कि वहां कुछ कृत्रिम आर्टिफिशियल हो रहा है और यहीं पर हस्तक्षेप एक नया अर्थ लेता है। शायद कोई जानबूझकर हमारे रेडियो संकेतों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। शायद हम संचार के पूरे स्पेक्ट्रम में से केवल एक ही सबसे आदिम और गंदे चैनल को देख रहे हैं। हम किसी निर्माण स्थल पर सिर्फ गड़गड़ाहट और चीखें सुन रहे हैं, लेकिन हमें न तो ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहे हैं, न ही हम आर्किटेक्ट्स की वॉकी टॉकी पर हो रही बातचीत सुन पा रहे हैं। इसका मतलब है कि सफल खोज के लिए हमें बहु चैनल खगोल विज्ञान, मल्टी चैनल एस्ट्रोनॉमी विकसित करने की जरूरत है, और केवल संकेतों की नहीं, बल्कि विभिन्न बैंडों, रेडियो तरंगों से लेकर गुरुत्वाकर्षण तरंगों तक में संकेतों के बीच सहसंबंधों, कॉरिलेशंस की तलाश करनी होगी। तभी हम पूरी तस्वीर को समझ पाएंगे और वास्तव में अजीब चीज को उससे अलग कर पाएंगे जो सिर्फ अभी तक समझ में नहीं आया है। जब हम हस्तक्षेप की बात करते हैं, तो अब तक हम यही मानते रहे हैं कि यह कहीं दूर, गहरे अंतरिक्ष में हो रहा है और हम पृथ्वी पर केवल निष्क्रिय दर्शक हैं। लेकिन क्या हो अगर मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल हो? क्या हो अगर कोई या कुछ हमारे अंतरिक्ष में कहीं दूर नहीं, बल्कि यहीं हमारे सौर मंडल में या पृथ्वी के एकदम नजदीक हस्तक्षेप कर रहा हो? इस विचार को एलियन प्रोब या प्रहरी परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार एक उन्नत परग्रहीय सभ्यता, एडवांस्ड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन, महंगी और धीमी मानवयुक्त यात्राएं भेजने के बजाय आकाशगंगा में लाखों छोटे, स्वायत्त और खुद को दोहराने वाले प्रोब भेज सकती है। वॉन न्यूमैन प्रोब के रूप में जाने जाने वाले ये प्रोब स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अपनी प्रतियां बनाने के लिए एक तारे की प्रणाली से दूसरी तारे की प्रणाली तक यात्रा कर सकते हैं और फिर ये प्रतियां आगे भेजी जा सकती हैं। इस तरह कुछ ही मिलियन वर्षों में, जो कि आकाशगंगा के पैमाने पर एक बहुत छोटा समय है, लगभग पूरी आकाशगंगा की खोज की जा सकती है। यदि ऐसी सभ्यता मौजूद है, तो यह पूरी तरह से संभव है कि ऐसे एक या एक से अधिक प्रोब बहुत पहले ही हमारे सौरमंडल में आ चुके हों और अब यहीं पर निगरानी मोड में हों। वे क्षुद्र ग्रह पट्टी में, गैसीय विशाल ग्रहों के किसी चंद्रमा पर या यहां तक कि पृथ्वी की परिक्रमा में भी छिपे हो सकते हैं। उनका काम हमारी धरती पर जीवन और तकनीक के विकास का निरीक्षण करना और शायद घर रिपोर्ट भेजना है। ऐसा प्रोब निश्चित रूप से किसी का ध्यान आकर्षित करने से बचेगा, लेकिन उसकी गतिविधियों के कुछ ऐसे संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बेस या अन्य प्रोब के साथ संवाद करने के लिए उसे किसी न किसी ट्रांसमीटर का उपयोग करना होगा। यह संकेत इतना कमजोर, लक्षित और जटिल हो सकता है कि हम इसे पहचान ना पाएं। लेकिन क्या होगा अगर यह प्रोब केवल देख नहीं रहा है, बल्कि सक्रिय रूप से हस्तक्षेप भी कर रहा है? ये उस जानकारी को एडिट करने की कोशिश कर सकता है जो हमें अंतरिक्ष से मिलती है। क्यों? शायद गैलेक्टिक क्वारंटाइन के कारण। यह अन्य सभ्यताओं से आने वाले किसी भी संकेत को रोक या विकृत कर सकता है, ताकि हमें उनके अस्तित्व के बारे में पता न चले। ऐसे क्वारंटाइन का उद्देश्य हमारी सभ्यता को बाहरी प्रभाव के बिना, जो विनाशकारी हो सकता है, स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका देना है, या इसके विपरीत, इसका उद्देश्य हमें अन्य अधिक खतरनाक सभ्यताओं से छिपाना हो सकता है, जैसा कि डार्क फॉरेस्ट परिदृश्य में होता है। पहरेदार प्रोब एक देखभाल करने वाले लेकिन सख्त माता पिता की भूमिका निभाता है, जो हमें बाहरी दुनिया के खतरों से बचाता है। इस स्थिति में जब हम अपने रेडियो टेलीस्कोप आकाश की ओर करते हैं, तो हम वास्तव में एक साफ तस्वीर नहीं, बल्कि एक फिल्टर किया हुआ और संपादित संस्करण देखते हैं।
कुछ संकेत हम तक बस पहुंचते ही नहीं हैं, अन्य विकृत किए जा सकते हैं, और कुछ असामान्य संकेत स्वयं प्रोब द्वारा बनाए जा सकते हैं ताकि हमारा ध्यान भटकाया जा सके या हमारे विकास को किसी विशेष दिशा में मोड़ा जा सके। बेशक यह एक बहुत ही षड्यंत्रकारी सिद्धांत है और इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं है। सौरमंडल में ऐसे कलाकृतियों की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि यह परिकल्पना हमें उस मौलिक धारणा पर सोचने के लिए मजबूर करती है जो संपूर्ण रेडियो खगोल विज्ञान का आधार है। हम मानते हैं कि हमारे और दूर के सितारों के बीच का अंतरिक्ष खाली और पारदर्शी है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा न हो? क्या हो अगर हमारी ब्रह्मांड की खिड़की के ठीक सामने एक अदृश्य पर्दा लटका हो जो दृश्य को विकृत कर रहा हो? यह हस्तक्षेप की समस्या को ब्रह्मांड संबंधी दूरियों से खींचकर सीधे हमारे दरवाजे तक ले आता है और इसे और भी ज्यादा जटिल तथा उलझा हुआ बना देता है। हम ये सुनिश्चित नहीं हो सकते कि जो हम देख रहे हैं वह वास्तव में सच है, और यह शायद हस्तक्षेप का सबसे गहरा और परेशान करने वाला रूप है जिसकी कल्पना की जा सकती है। आइए अब हम जमीन पर वापस आते हैं और वास्तविक अवलोकन योग्य ऑब्जर्वेशनल डेटा की बात करते हैं। हाल के वर्षों में नई पीढ़ी के अति संवेदनशील दूरबीनों टेलीस्कोप्स के आने से हमने रेडियो ब्रह्मांड के बारे में अभूतपूर्व मात्रा में जानकारी जमा करना शुरू कर दिया है, और यह जानकारी हमें लगातार नई नई पहेलियां दे रही है जो बाहरी हस्तक्षेप के हमारे विचार के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। ऐसी ही सबसे दिलचस्प खोजों में से एक है जिन्हें अजीब रेडियो सर्कल, स्ट्रेंज रेडियो सर्कल्स या ओआरसी कहा जाता है, उनका पता लगना। ये रेडियो रेंज में विशालकाय, लगभग आदर्श छल्लेदार संरचनाएं हैं जिनका व्यास डायमीटर 10 लाख प्रकाश वर्ष तक पहुंचता है। ये सिर्फ रेडियो तरंगों में दिखाई देते हैं और ऑप्टिकल, इंफ्रारेड या एक्स-रे रेंज में इनका कोई स्पष्ट प्रतिरूप एनालॉग नहीं है। अब तक ऐसे केवल कुछ ही ऑब्जेक्ट मिले हैं और इनकी प्रकृति पूरी तरह से एक रहस्य है। मौजूदा सिद्धांत विशालकाय ब्लैक होल्स के विलय, मर्जर से उत्पन्न शॉक वेव से लेकर अंतर आकाश गंगा इंटरगैलेक्टिक माध्यम में होने वाली किसी विदेशी एक्सोटिक प्रक्रिया तक फैले हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी सिद्धांत उनके आदर्श आकार और उस केंद्रीय ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति को नहीं समझा पाया है जिससे ये उत्पन्न हुए होंगे। जाहिर है यहाँ तुरंत ही कुछ और साहसिक परिकल्पनाएं भी सामने आती हैं। क्या यह किसी तरह की मेगा इंजीनियरिंग का आर्टिफैक्ट हो सकता है? उदाहरण के लिए किसी विशालकाय पोर्टल का निशान या किसी ऐसी मशीन के इंजन का साइड इफेक्ट जो विदेशी भौतिकी, एक्सोटिक फिजिक्स का उपयोग करती हो। इन ऑब्जेक्ट्स की आदर्श ज्योमेट्री हमें कृत्रिम आर्टिफिशियल उत्पत्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि जैसा कि हम पुलसार्स के इतिहास से जानते हैं, प्रकृति को भी ज्यामिति बहुत पसंद है। दूसरी पहेली है लंबे समय की आवधिकता, पीरियोडिसिटी वाले दोहराए जाने वाले तेज रेडियो बर्स्ट्स, रिपीटिंग फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, जिन्हें एफआरबी कहते हैं। हमने पहले भी इनमें से एक का जिक्र किया था, लेकिन अब ऐसे कई जात हैं। वे सैकड़ों दिनों तक चलने वाले गतिविधि और शांति के चक्र, साइकिल्स दिखाते हैं। एक किक, मैग्नेटार जैसे किसी एकल ऑब्जेक्ट के जरिए इस तरह के व्यवहार को समझाना बहुत मुश्किल है। एक मॉडल यह मानता है कि एफआरबी का स्रोत किसी दोहरी प्रणाली, बाइनरी सिस्टम में है, उदाहरण के लिए एक विशाल तारे या ब्लैक होल के साथ। तब आवधिकता कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन से संबंधित हो सकती है। सिग्नल हम तक तभी पहुंचता है जब स्रोत अपने साथी के पीछे से बाहर आता है या अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र से गुजरता है। लेकिन क्या होगा अगर यह आवधिकता कक्षीय गति से संबंधित न हो? क्या होगा अगर यह काम का एक कृत्रिम कार्यक्रम, आर्टिफिशियल स्केड्यूल हो? उदाहरण के लिए यह ऊर्जा बचाने के लिए समय सारणी के अनुसार चालू होने वाला कोई बीकन हो सकता है, या फिर यही कोई ग्रह रक्षा प्रणाली, प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम हो सकती है जो समय समय पर शक्तिशाली रडार पल्स के जरिए आकाश को स्कैन करती हो। और यहाँ
हस्तक्षेप का विचार फिर से जोर पकड़ता है। अगर यह रडार है, तो हो सकता है कि यह हमारी ओर लक्षित न हो। हम बस गलती से इसकी बीम की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन इसका संचालन, ऑपरेशन, अन्य कमजोर सिग्नलों के लिए रुकावट या विकृतियां, डिस्टॉर्शंस पैदा कर सकता है, जो उस क्षेत्र से गुजरते हैं। हम देख सकते हैं कि कोई दूरस्थ क्वासर, क्वेज़र समय समय पर टिमटिमाता है या अपनी विशेषताओं बदलता है, क्योंकि उसका प्रकाश किसी प्रग्रही रडार की शक्तिशाली बीम से गुजर रहा होता है। इस तरह के संबंध आवधिक एफआरबी और पृष्ठभूमि स्रोतों, बैकग्राउंड सोर्सेस में एक साथ विकृति की खोज बाहरी तकनीक के अस्तित्व का लगभग अकाट्य, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल प्रमाण होगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई अवलोकन नहीं हुआ है, लेकिन यह उन क्षेत्रों में से एक है जहां आधुनिक शोधकर्ता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे अब सिर्फ विसंगतियों, एनोमलीज को सूचीबद्ध नहीं कर रहे हैं। वे उनके बीच संबंध खोज रहे हैं। जो घटनाएं असंबंधित लगती हैं, उनके लिए एक सामान्य कारण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ओसा वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सभी अजीब रेडियो सर्कल, आवधिक बर्स्ट और एकल सिग्नल, सिंगल सिग्नल्स, अलग अलग पहेलियां हैं, या ये एक विशाल अनसुलझे पहेली का हिस्सा है। एक ऐसी तस्वीर जिस पर एक ऐसी बुद्धिमत्ता की गतिविधियां चित्रित हैं जो हमसे इतनी अलग है कि हम अभी तक उसके इरादों और लक्ष्यों की कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए एक और पहलू पर विचार करें जो हमारे खोज की मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसे तथाकथित मानवीय सिद्धांत, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं, या सरल भाषा में कहें तो अपनी जैसी चीज खोजने की हमारी प्रवृत्ति। जब हम ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन खोजते हैं, तो अनजाने में हम अपना ही अक्स ढूंढ रहे होते हैं। हम कार्बन आधारित सिग्नल खोजते हैं जो पृथ्वी जैसे ग्रहों से आ रहे हों और सूर्य जैसे तारों के चक्कर लगा रहे हों। हम ऐसे सिग्नल खोजते हैं जो उसी गणित और भौतिकी का उपयोग करते हो जिसे हम समझते हैं। हम छोटे इंसानों की तलाश में हैं, भले ही वे हरे हों। लेकिन क्या हो अगर ब्रह्मांड में बुद्धि पूरी तरह से भिन्न रूप ले सकती हो? क्या हो अगर अत्यधिक गर्म ग्रहों पर सिलिकॉन आधारित बुद्धि हो, या विशाल ग्रहों के वायुमंडल में गैसीय बुद्धि, या तारों के कोरोना में रहने वाली प्लाज्मा बुद्धि? और इससे भी आगे, क्या होगा अगर कोई ऐसी बुद्धि मौजूद हो जो हमारे परिचित भौतिक पदार्थ, मैटर से बंधी ही न हो? उदाहरण के लिए, अंतरतारकीय गैस, इंटरस्टेलर गैस में क्वांटम प्रभावों पर काम करने वाला एक जटिल गणना नेटवर्क, या किसी पूरे तारा समूह का सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ऐसी सभ्यताओं के टेक्नोसिग्नेचर, तकनीकी संकेत, उन सभी चीजों से मौलिक रूप से भिन्न होंगे जिन्हें हम खोज रहे हैं। वे हमें साधारण रेडियो संदेश नहीं भेजेंगे। उनका संचार और गतिविधि खगोल भौतिकी की घटनाओं की संरचना में ही बुनी हुई हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी निहारिका, नेबुला की सामूहिक चेतना उसके उत्सर्जन को नियंत्रित कर सकती है, जिससे रेडियो स्पेक्ट्रम में जटिल फ्रैक्टल पैटर्न बन सकते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक विक्षोभ, टर्बुलेंस समझकर नजरअंदाज कर देंगे। या किसी तारे के भीतर रहने वाली सभ्यता उसकी धड़कनों, पल्सेशंस को बदल सकती है, जिसमें जानकारी कूटबद्ध, एन्क्रिप्टेड हो, और हम इसे केवल एक अजीब प्रकार का परिवर्तनशील तारा समझेंगे। इस संदर्भ में हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, वह नहीं है जो सिग्नल में दखल दे रहा है। यह वह है जो स्वयं सिग्नल है। उसके विचार, उसका जीवन, उसकी संस्कृति, ये सब उन भौतिक प्रक्रियाओं में विसंगतियों, अनोमलीज के रूप में प्रकट होते हैं जिनका हम अवलोकन करते हैं। हम सिग्नल को शोर से अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में सिग्नल ही शोर है। हम घास के ढेर में सुई ढूंढ रहे हैं, लेकिन पूरा घास का ढेर ही सुई है। ये एसएटीआई, सीटीआई के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण को उलट देता है। डेटा को फिल्टर करने और प्राकृतिक शोर के समान दिखने वाली हर चीज को हटाने के बजाय शायद हमें इसके विपरीत उसी शोर में गहराई से झांकने की जरूरत है। हमें उसमें छिपी हुई जटिलता, गैर यादृच्छिक पैटर्न, नॉन रैंडम पैटर्न्स
और संगठन के संकेत खोजने की जरूरत है जो हमारे ज्ञात भौतिकी से परे हों। यह अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य है। यह ऐसा है जैसे बारिश के शोर या हवा के झोंकों में कोई सार्थक बातचीत खोजने की कोशिश करना। हमारा मस्तिष्क इसके लिए अनुकूलित नहीं है, लेकिन शायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद कर सकती है। खगोलीय डेटा के विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित न्यूरल नेटवर्क उन सूक्ष्म अरेखीय सहसंबंधों नॉन लीनियर कॉरिलेशंस को देखना सीख सकते हैं जो मानव आंख से छूट जाते हैं। हो सकता है किसी दिन ऐसा एआई किसी क्वासर के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करे और यह फैसला सुनाए। कृत्रिम मॉडुलन आर्टिफिशियल मॉड्यूलेशन की संभावना 99% है। और तब हमें एहसास होगा कि इतने समय से हम सीधे अपने वार्ताकार को देख रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पाए क्योंकि हम एक चेहरा देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमने एक तूफान देखा। गैर मानवीय बुद्धि का यह विचार महान चुप्पी ग्रेट साइलेंस की भी एक नई व्याख्या प्रदान करता है। हो सकता है ब्रह्मांड शांत न हो सकता है यह हजारों अलग अलग भाषाओं में चीख रहा हो, लेकिन हम अपनी भाषा को छोड़कर बाकी सभी के लिए बहरे हों। और जब तक हम अपने रिसीवर को अस्तित्व और चेतना के अन्य रूपों के अनुरूप समायोजित करना नहीं सीखते, तब तक हम अपने छोटे से कमरे में बैठकर चुप्पी की शिकायत करते रहेंगे, जबकि खिड़की के बाहर एक भव्य उत्सव चल रहा है। कई तरह के सिद्धांतों जो पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं या फिर कोरी कल्पना पर विचार करने के बाद हम अनिवार्य रूप से एक सवाल पर आते हैं, अब आगे क्या? असामान्य रेडियो सिग्नलों और उनमें संभावित हस्तक्षेप के रहस्य को सुलझाने के लिए विज्ञान कौन से व्यावहारिक कदम उठा रहा है? रेडियो खगोल विज्ञान और सेटी का भविष्य कुछ मुख्य दिशाओं से जुड़ा हुआ है। पहली दिशा है और भी बड़े और संवेदनशील टेलीस्कोपों का निर्माण। स्क्वायर किलोमीटर एरे एसके उदय प्रोजेक्ट शायद मानव इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है। यह एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप होगा जिसमें हजारों एंटीना होंगे जो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए जाएंगे। इसका कुल संग्रह क्षेत्र लगभग 1 वर्ग किलोमीटर होगा। जब यह इस दशक के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा, तब यह किसी भी मौजूदा रेडियो टेलीस्कोप की तुलना में 50 गुना अधिक संवेदनशील होगा और 10,000 गुना तेजी से आकाश को स्कैन कर पाएगा। एसकेपीए उन अत्यंत कमजोर संकेतों को भी पकड़ सकेगा, जैसे कि दशकों प्रकाश वर्ष दूर तारे की परिक्रमा कर रहे ग्रह पर किसी हवाई अड्डे के रडार का उत्सर्जन। यह लाखों आकाशगंगाओं के वितरण का नक्शा बना सकेगा, चरम स्थितियों में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का परीक्षण कर सकेगा और निश्चित रूप से यह टेक्नोसिग्नेचर्स की खोज और तेज रेडियो विस्फोट एफआर बीटा जैसी असामान्यताओं का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श उपकरण होगा। इसकी मदद से हम सिर्फ एफआरबी का पता ही नहीं लगा पाएंगे, बल्कि उनकी संरचना, ध्रुवीकरण और वातावरण का विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे, जिससे शायद हम अंततः उनकी प्रकृति को समझ सके। दूसरी दिशा है डेटा विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग तरीकों का विकास। आधुनिक टेलीस्कोपों से पैदा होने वाली जानकारी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इंसान इसे शारीरिक रूप से प्रोसेस नहीं कर सकता। एआई एल्गोरिदम वास्तविक समय में डेटा के इस प्रवाह को छान सकते हैं, असामान्यताओं और संभावित सिग्नलों की पहचान कर सकते हैं, जिनकी जांच बाद में इंसानों द्वारा की जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई को सिर्फ उन्हीं चीजों को खोजने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता जिनकी हम अपेक्षा करते हैं, बल्कि अज्ञात अज्ञात वस्तुओं अननोन अननोन्स को भी, यानी ऐसे सिग्नल जो मौजूदा श्रेणियों में फिट नहीं होते। यह हमें उन गैर मानवीय बुद्धि के रूपों को खोजने की कुंजी दे सकता है जिनके बारे में हमने बात की थी। तीसरी दिशा है समन्वित बहु चैनल मल्टी चैनल अवलोकन। जब कोई एक टेलीस्कोप किसी असामान्यता का पता लगाता है, तो इसकी जानकारी तुरंत दुनिया भर में भेज दी जाती है और दर्जनों अन्य उपकरण, रेडियो टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, एक्स-रे और गामा वेधशालाएं, गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर
एक साथ उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं। इससे हमें घटना की अधिकतम और पूर्ण तस्वीर मिल पाती है और हम ये जांच पाते हैं कि क्या अन्य बैंडों में इसके कोई समरूप एनालॉग है। इस दृष्टिकोण ने पहले ही परिणाम दिए हैं। उदाहरण के लिए, जब गुरुत्वाकर्षण तरंगों द्वारा दो न्यूट्रॉन तारों के विलय को एक छोटे गामा विस्फोट से जोड़ने में सफलता मिली थी, भविष्य में यह तालमेल और भी ज्यादा नजदीकी और तेज हो जाएगा। चौथी और उतनी ही महत्वपूर्ण दिशा है सैद्धांतिक कार्य। वैज्ञानिक इस पर नए मॉडल विकसित करना जारी रखे हुए हैं कि टेक्नोसिग्नेचर्स कैसे दिख सकते हैं, उन्नत सभ्यताओं की गतिविधियों के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और कौन सी नई, अब तक अज्ञात प्राकृतिक घटनाएं कृत्रिम संकेतों की नकल कर सकती है। यह कार्य पर्यवेक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि उन्हें ठीक ठीक क्या ढूंढना है। इसलिए हालांकि हम कई सवालों पर उलझन में हैं, काम जोरों पर चल रहा है। हम नए अधिक शक्तिशाली इकान बना रहे हैं जो कुछ सुना गया है उसका विश्लेषण करने के लिए अधिक स्मार्ट दिमाग विकसित कर रहे हैं और अपनी कल्पना का विस्तार कर रहे हैं ताकि हम किसी भी, यहां तक कि सबसे अविश्वसनीय परिदृश्य के लिए भी तैयार रह सके। ब्रह्मांडीय संकेतों में हस्तक्षेप का रहस्य केवल एक वैज्ञानिक पहेली नहीं है। ये हमारी बुद्धि, हमारी जिज्ञासा और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के लिए एक चुनौती है और मानवता ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। पल भर के लिए कल्पना कीजिए कि सबसे अविश्वसनीय कल्पना सच हो जाए। कल सुबह अखबारों की हेडलाइन होगी, पुष्टि हो गई, रेडियो सिग्नलों में गड़बड़ी किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता का काम है। इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? इस खोज के क्या परिणाम होंगे? इन सवालों को ही तथाकथित पोस्ट कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल के तहत देखा जाता है। हालांकि कानूनी तौर पर बाध्यकारी कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है। इसके बजाय वैज्ञानिक समुदाय, खासकर इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा तैयार किए गए कुछ दिशा निर्देश और समझौते मौजूद हैं। पहला कदम होगा डेटा की बार बार जांच करना और उसकी पुष्टि करना। बाहरी दुनिया के किसी भी दावे को स्वतंत्र शोधकर्ताओं द्वारा अलग अलग उपकरणों से सत्यापित किया जाना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई गलती, धोखा या गलतफहमी न हो। पेरिटोन और माइक्रोवेव ओवन वाली घटना जो झूठे सिग्नल को लेकर हुई थी, से हमें अत्यधिक सावधानी बरतने की सीख मिली है। अगर सिग्नल की पुष्टि हो जाती है तो अगला कदम होगा जानकारी देना। सबसे पहले वैज्ञानिक समुदाय को, फिर दुनिया भर की सरकारों को और अंत में संयुक्त राष्ट्र यूएन के माध्यम से आम जनता को। इसका उद्देश्य पैनिक और अफवाहों से बचना है, जिसके लिए जानकारी को पारदर्शी और केंद्रीकृत तरीके से पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे मुश्किल और विवादित सवाल यह है, क्या हमें जवाब देना चाहिए? और अगर हां, तो हमें क्या कहना चाहिए? इस मामले पर राय में भारी मतभेद है। दिवंगत स्टीफन हॉकिंग जैसे कुछ लोग चेतावनी देते थे कि कोई भी जवाब देना मूर्खता होगी। हम दूसरी सभ्यता के इरादे नहीं जानते। अगर वे हमारे कमजोर जवाब को पकड़ सकते हैं, तो संभावना है कि वे तकनीकी रूप से हमसे बहुत आगे हैं। ऐसी सभ्यता से मिलना हमारे लिए उतना ही विनाशकारी हो सकता है जितना कोलंबस का आगमन मूल अमेरिकी लोगों के लिए था। इस संदर्भ में डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस, अंधेरे जंगल की परिकल्पना, अधिकतम सावधानी बरतने और चुप रहने की वकालत करती है। दूसरे तर्क देते हैं कि अगर हमें पहले ही खोज लिया गया है तो छिपना बहुत देर की बात है। इसके विपरीत चुप्पी को शत्रुता या कायरता के रूप में लिया जा सकता है। इस स्थिति में बेहतर है कि हम ऐसा जवाब भेजें जो हमारी बुद्धिमत्ता, शांतिपूर्ण इरादों और संवाद की इच्छा को दर्शाए। लेकिन यह तय कौन करेगा कि क्या भेजना है? कौन सा देश या कौन सी संस्था पूरी मानवता की ओर से बात करेगी? क्या हमें अपना वैज्ञानिक ज्ञान, अपनी कलाकृतियां या अपना इतिहास भेजना चाहिए? लेकिन हमारा इतिहास तो युद्धों और हिंसा से भरा पड़ा है। क्या यह हमारे संभावित वार्ताकारों को डराएगा नहीं? इन सवालों के आसान जवाब नहीं है। ये हमारी राजनीति, संस्कृति, धर्म और दर्शन के सबसे गहरे पहलुओं को छूते हैं। बाहरी सभ्यता की खोज न केवल वैज्ञानिक बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति भी ला सकती है। यह मानवता को
किसी और के सामने एकजुट कर सकता है, या इसके विपरीत यह नए संघर्षों को जन्म दे सकता है, जब विभिन्न समूह संपर्क पर एकाधिकार करने और उन्नत तकनीक तक पहुंच पाने की कोशिश करेंगे। परिणाम और भी सूक्ष्म हो सकते हैं। क्या होगा अगर हमें सिर्फ अभिवादन नहीं, बल्कि एक पूरी ज्ञानकोश, एनसाइक्लोपीडिया मिल जाए, जिसमें हमारे सभी वैज्ञानिक सवालों के जवाब हों? क्या इससे हमारी अपनी जिज्ञासा खत्म नहीं हो जाएगी? यदि हमें ऐसी सभ्यताओं के बारे में पता चलता है, जो लाखों वर्षों से जीवित है, तो यह हमारे धर्मों और जीवन के अर्थ के बारे में हमारी धारणाओं को कैसे प्रभावित करेगा? अभी ये सब सिर्फ काल्पनिक सवाल है, लेकिन इन पर अभी सोचना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें वाकई कभी बाहरी हस्तक्षेप की पुष्टि मिलती है, तो हमारे पास लंबी बहस के लिए समय नहीं होगा, और हमारी पूरी मानवता के इतिहास की इस सबसे बड़ी खोज पर हमारी प्रतिक्रिया ही न केवल हमारा भविष्य, बल्कि शायद आकाशगंगा के इस हिस्से में मौजूद समस्त बुद्धिमान जीवन का भविष्य तय करेगी। हमने अक्सर इस पर बात की है कि हम दूसरी सभ्यताओं को कैसे खोजते हैं, लेकिन आइए नजरिए को पलट दें। क्या हो अगर वे हमें ढूंढ रहे हों, और हम इस ब्रह्मांड में ऐसे कौन से निशान छोड़ रहे हैं जो हमारी मौजूदगी का पता दे सकते हैं? पिछले लगभग 100 सालों से हमारा ग्रह रेडियो तरंगों के माध्यम से शोर मचा रहा है। बर्लिन में 1936 के ओलंपिक खेलों के प्रसारण जैसी हमारी पहली शक्तिशाली रेडियो ट्रांसमिशन अब सौर मंडल से बाहर निकलकर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा कर रही है। वे सिग्नल अब हमसे लगभग 90 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के चारों ओर 90 प्रकाश वर्ष के दायरे वाला एक गोला बन गया है, जिसके भीतर कोई भी पर्याप्त रूप से विकसित सभ्यता हमारे पुराने रेडियो और टीवी प्रसारणों को सुन सकती है। यह दायरा लगातार प्रकाश की गति से फैलता जा रहा है। इसके भीतर हजारों तारकीय प्रणालियां, स्टेलर सिस्टम्स हैं। तो हो सकता है कोई हमारे पुराने सिटकॉम और शीत युद्ध के दौर की खबरें सुन रहा हो। हालांकि हमारे रोजमर्रा के सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं और दूरी के साथ जल्दी फीके पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे सैन्य रडार कहीं ज्यादा ध्यान देने योग्य है, खासकर मिसाइल हमले की चेतावनी देने वाले रडार सिस्टम। ये बहुत शक्तिशाली लक्षित स्पंद पल्सेस उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें बहुत लंबी दूरी पर पकड़ा जा सकता है। किसी बाहरी पर्यवेक्षक के लिए पृथ्वी एक कमजोर लेकिन लगातार स्पंदन करने वाले रेडियो उत्सर्जन स्रोत के रूप में दिखाई दे सकती है, लेकिन यह हमारा एकमात्र निशान नहीं है। खगोल विज्ञान के विकास के साथ हमने एक्सोप्लैनेट्स, बाह्य ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करना सीख लिया है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो उसका वायुमंडल तारे के प्रकाश के एक हिस्से को अवशोषित कर लेता है। इस अवशोषण स्पेक्ट्रम की मदद से हम उसकी रासायनिक संरचना का पता लगाते हैं। हम वहां ऑक्सीजन, मीथेन, जल वाष्प यानी बायोसिग्नेचर, जीवन के जैविक संकेत की तलाश करते हैं। उस ठीक इसी तरह कोई दूसरी सभ्यता हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन कर सकती है, और वे केवल बायोसिग्नेचर ही नहीं देखेंगे, वे टेक्नोसिग्नेचर, तकनीकी संकेत भी देखेंगे। उदाहरण के लिए हमारे वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी C-FC की उपस्थिति ये कृत्रिम यौगिक है, जिन्हें हम रेफ्रिजरेटर और एयरोसोल में इस्तेमाल करते थे। ये गैसें प्रकृति में नहीं पाई जाती है। इनका मिलना एक औद्योगिक सभ्यता के अस्तित्व का सीधा प्रमाण होगा। तो हम खुद को केवल अपनी बातों से ही नहीं, बल्कि अपनी सांसों से भी उजागर कर रहे हैं। अब वापस हस्तक्षेप की धारणा पर आते हैं। अगर कोई हमें देख रहा है, तो वे हमारे विकास पर नजर रख रहे होंगे। उन्हें लग सकता है कि हम एक ऐसी तकनीकी दहलीज, टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच रहे हैं, जिसके बाद हम आकाशगंगा में खुद भी बहुत अधिक ध्यान देने योग्य और शायद खतरनाक हो जाएंगे। यह हस्तक्षेप का कारण ट्रिगर बन सकता है। वे हमारे संकेतों को जाम करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हमें दूसरे लोग न देखें, या इसके विपरीत वे हमें प्राकृतिक घटना के रूप में छिपा हुआ एक चेतावनी संकेत भेज सकते हैं, ताकि हमारे विकास को धीमा किया जा सके
या इसे एक सुरक्षित रास्ते पर निर्देशित किया जा सके। उदाहरण के लिए, एक रहस्यमय सिग्नल जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, वह कोई संदेश नहीं बल्कि एक वायरस हो सकता है। एक जटिल डेटा पैकेज जिसे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में अपलोड करने पर वे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यह जरूर विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यही एक कारण है कि सेटी सेटी प्रोटोकॉल किसी भी संभावित सिग्नल को संभालते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। इस तरह हमारा अपना विकास, हमारा अपना शोर ही उन विसंगतियों का कारण हो सकता है जिन्हें हम अंतरिक्ष में देखते हैं। हम उस किशोर की तरह हैं जिसने तेज संगीत बजाना शुरू कर दिया है और अब पड़ोसी उसकी दीवार खटखटा रहे हैं। हम नहीं समझते कि यह दस्तक क्या है, लेकिन यह हमारी कार्रवाई की सीधी प्रतिक्रिया है। यह इस समस्या को और भी जटिल बना देता है। हम केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम इस ब्रह्मांडीय संवाद में सक्रिय भागीदार हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो। और हमारी हर नई तकनीकी उपलब्धि, हमारा हर नया शक्तिशाली ट्रांसमीटर जो हम चालू करते हैं, उस तस्वीर को बदल सकता है जो हम देख रहे हैं, और ऐसी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है जिनकी हम अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अपनी इस यात्रा को समाप्त करते हुए आइए एक बार फिर उस मुख्य विरोधाभास पर नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव है, फर्मी विरोधाभास, फेर्मी पैराडॉक्स। यह नाम भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने कथित तौर पर 1950 में दोपहर के भोजन के दौरान अपने सहकर्मियों से एक बेहद सीधा सवाल पूछा था। सब कहाँ हैं? हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अनुमान के मुताबिक 200 से 400 अरब तारे हैं। इनमें से कई हमारे सूर्य से भी पुराने हैं, और जैसा कि अब हम जानते हैं, इनमें से कई के अपने ग्रह हैं। अगर हम मान भी लें कि जीवन और बुद्धि के विकास की स्थितियां बहुत दुर्लभ है, फिर भी इतने विशाल आंकड़ों के आधार पर आकाशगंगा में हजारों, अगर लाखों नहीं, तो तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताएं होनी चाहिए। इनमें से कुछ हमसे अरबों साल पहले अस्तित्व में आई होंगी। इतने समय में बहुत धीमी गति की अंतरतारकीय यात्रा से भी वे पूरी आकाशगंगा में उपनिवेश बना सकते थे। हमें उनकी गतिविधियों के निशान हर जगह दिखने चाहिए थे, चाहे वह तारों की इंजीनियरिंग हो, कृत्रिम सिग्नल हो, या हमारी सौर प्रणाली में भेजे गए खोजी यान प्रोबेस हों। लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ब्रह्मांड खाली, बंजर और खामोश दिखाई देता है। यही विरोधाभास है। इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए कई समाधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से कई पर हमने आज किसी न किसी रूप में चर्चा की है। आइए इन्हें व्यवस्थित करते हैं। पहला समूह, उनका अस्तित्व ही नहीं है। दे डोंट एग्जिस्ट। हो सकता है कि हम सचमुच अकेले हों। शायद जीवन का जन्म होना इतना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है कि यह ब्रह्मांड में केवल एक ही बार हुआ है, यहीं पृथ्वी पर। इसे अद्वितीय पृथ्वी परिकल्पना, यूनिक अर्थ हाइपोथेसिस कहा जाता है। या हो सकता है कि जीवन तो अक्सर उत्पन्न होता है, लेकिन बुद्धिमान तकनीकी सभ्यता तक पहुंचना लगभग असंभव है। दूसरा समूह, वे मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। दे एग्जिस्ट बट वी डोंट सी देम। इसमें कई परिकल्पनाएं शामिल हैं। वे बहुत दूर हैं। वे ऐसी तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें हम पकड़ नहीं सकते। वे हमसे संपर्क करने में दिलचस्पी नहीं रखते। वे गैलेक्सी क्वारंटाइन, गैलेक्टिक क्वारंटीन का पालन करते हुए हमें देख रहे हैं। या फिर वे एक महान फिल्टर, ग्रेट फिल्टर के कारण विलुप्त हो गए हैं। एक ऐसी घटना जो सभ्यताओं को आकाशगंगा में फैलने से पहले ही नष्ट कर देती है, जैसे कि परमाणु युद्ध, पर्यावरणीय आपदा या महामारी। या जैसा कि हमने चर्चा की, वे जानबूझकर छिपे हुए हैं क्योंकि ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल, डार्क फॉरेस्ट है। तीसरा, और हमारे विषय के लिए सबसे दिलचस्प समूह, वे यही हैं। दे आर हियर। वे पहले ही हमारी सौर प्रणाली में आ चुके हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यह निगरानी करने वाले खोजी यानों, सेंटिनल प्रोब्स की परिकल्पना है। या वे हमसे इतने अलग हैं कि हम उन्हें जीवन के रूप में पहचान ही नहीं सकते।
वे हो सकता है कि अंतरिक्ष के ताने बाने में ही बुने हुए हों। और ठीक यहीं पर हस्तक्षेप, इंटरवेंशन का विचार केंद्रीय बन जाता है। हो सकता है कि यह महान खामोशी, ग्रेट साइलेंस, ब्रह्मांड की प्राकृतिक अवस्था न हो सकता है यह कृत्रिम हो। कोई या कुछ जानबूझकर इस खालीपन का भ्रम पैदा कर रहा है। यह फर्मी विरोधाभास का सबसे कट्टरपंथी समाधान है। हम किसी को नहीं देखते, इसलिए नहीं कि कोई नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमें उन्हें देखने नहीं दिया जा रहा है। ब्रह्मांड खामोश नहीं है, उसका मुंह बंद किया गया है, और जो विसंगतियां, जो अजीब सिग्नल हम कभी कभार पकड़ते हैं, वे संदेश नहीं है, वे मदद के लिए चीखें हो सकते हैं, या दमन प्रणाली, सप्रेशन सिस्टम में आई खराबी हो सकते हैं, या उन लोगों के संघर्ष की गूंज हो सकते हैं जो इस सूचना नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह विचार एक ही समय में डरावना भी है और आशा भी देता है। इसका मतलब है कि हम अपनी इस जेल में अकेले नहीं हैं, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि हम किसी विशाल, रहस्यमय खेल के अंदर है, जिसके नियम हमें पता नहीं है। और हमारा अगला कदम यह समझने की कोशिश करना है कि ये नियम किसने और किस उद्देश्य से स्थापित किए हैं। शायद असामान्य रेडियो सिग्नलों के रहस्य को सुलझाकर हम न केवल इस सवाल का जवाब खोज पाएंगे कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, बल्कि एक कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल का भी, क्या हम आजाद हैं? हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, कार्ल जांस्की की शुरुआती आकस्मिक खोजों से लेकर विशाल रेडियो दूरबीनों की मदद से संकेतों की सुनियोजित तलाश तक। क्या वहां कोई है? जैसे सरल सवाल से लेकर गैलेक्टिक इंटरनेट, डार्क फॉरेस्ट, अंधेरा जंगल, और यहां तक कि वास्तविकता के ताने बाने में ही हस्तक्षेप करने वाली जटिल थ्योरीज, सिद्धांतों तक। हमने देखा है कि वाव जैसा दिखने वाला एक सीधा साधा संकेत भी दशकों तक वैज्ञानिकों के दिमाग को कैसे झकझोर सकता है। पल्सर पुलसार्स की खोज ने हमें सिखाया कि प्रकृति स्वयं कितनी कुशल रहस्यवादी या सबसे बड़ी भ्रम पैदा करने वाली हो सकती है। और फास्ट रेडियो बर्स्ट्स जैसी आधुनिक पहेलियां हमें खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है। मुख्य निष्कर्ष जो हम निकाल सकते हैं वह सरल होते हुए भी गहरा है। ब्रह्मांड खामोश नहीं है, यह ध्वनियों, संकेतों, फुसफुसाहटों और चीखों से भरा हुआ है। इनमें से अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, न्यूट्रॉन तारों का घूमना, ब्लैक होल का विलय, बिग बैंग की प्रतिध्वनि। लेकिन इस कोरस के बीच अन्य आवाजें भी छिपी हो सकती हैं। यह विचार कि कोई इस ब्रह्मांडीय प्रसारण में हस्तक्षेप कर रहा है अब केवल साइंस फिक्शन लेखकों का विषय नहीं रहा, बल्कि एक मान्य कार्यशील परिकल्पना बन गया है। यह हमें उन विसंगतियों को एक नए नजरिए से देखने की अनुमति देता है जिनका हम निरीक्षण कर रहे हैं। क्या यह हस्तक्षेप उन महासभ्यताओं की गतिविधि का एक दुष्प्रभाव है जो हमें अनदेखा कर रही है, या ये प्राकृतिक घटनाओं के रूप में छिपाए गए गुप्त संदेश हैं, या शायद यह डर से थोपी गई एक भयावह खामोशी है और ये दुर्लभ विस्फोट कुल नियंत्रण, टोटल कंट्रोल प्रणाली की विफलता है। हमें इसका जवाब नहीं पता, लेकिन इस जवाब की तलाश ही हमें बदल रही है। यह हमें अविश्वसनीय उपकरण बनाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई विकसित करने और अंतरिक्ष तथा समय के सबसे दूर के कोनों में झांकने के लिए मजबूर करता है। यह हमें सहयोग करने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के प्रयासों को एकजुट करने के लिए मजबूर करता है। अंततः अलौकिक बुद्धि, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश इस विशाल, रहस्यमय और अनंत रूप से अद्भुत ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह और स्वयं की तलाश है। मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए धन्यवाद, और मानवता के सामने खड़ी सबसे बड़ी रहस्यों में से एक पर विचार करने के लिए भी धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप विज्ञान और रहस्यों की दुनिया में नई यात्राओं को मिस न करें। अगर इस विषय ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें। और अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका कोई सही जवाब नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप वह खगोल शास्त्री हैं जिसे इस बात का अकाट्य प्रमाण
अनडिनाइबल प्रूफ मिलता है कि कोई संकेतों में हस्तक्षेप कर रहा है, कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। उस पल आपको कैसा महसूस होगा? खोज की खुशी या रूह कंपा देने वाला डर? अपने विचार कमेंट्स कमेंट्स में जरूर लिखें। शुभ रात्रि।